ट्रॉमा के बारे में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हर नर्सेट में पूछा जाता है वो पॉइजनिंग के रिगार्डिंग होता है। तो पॉइजनिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो पहले जो पॉइजनिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वो हैवी मेटल से पूछता है। हैवी मेटल पॉइजनिंग के रिगार्डिंग पूछेगा, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल लीड पॉइजनिंग के बारे में क्वेश्चन पूछता है। इस बार तो पूछा था रिगार्डिंग आर्सेनिक। ठीक है ना, जो गार्लिक का डर होता है कौन सा केस में, आर्सेनिक। आर्सेनिक, ठीक है ना। और फिर बाकी नंबर थर्ड इम्पोर्टेंट जैसे मर्क्यूरी वाला पूछ लेता है, मर्क्यूरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। नंबर फोर पूछता है कार्डियम के रिगार्डिंग। ठीक है। नंबर फाइव आयरन, आयरन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें जो इम्पोर्टेंट है वो सारे जानना जरूरी है कि हैवी मेटल पॉइजनिंग के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। इसे छोड़ के पूछता है रिगार्डिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट के रिगार्डिंग पूछेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछेगा रिगार्डिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है ना, एंड हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग, हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो क्वेश्चन में क्वेश्चन मतलब स्टार सेट में पूछा जाता है वो सारे यहीं से पूछा जाएगा। मेजर जो क्वेश्चंस होगा यहाँ से पूछा जाएगा डेफिनेटली। तो चलो बात करते हैं। पहला वाला हम बात करेंगे आज लीड एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग रिगार्डिंग, एंड देन विल टॉक रिगार्डिंग द मैनेजमेंट एंड ऑल। एंड एंड में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा। अभी लीड के हिसाब से बात करेंगे, आर्सेनिक के हिसाब से बात करेंगे, एंड नेक्स्ट बात करेंगे पूरा जब खत्म हो जाएगा ना सारा हेवी मेटल का, तब मैं बात करूंगा कि अगर कोई मेटल पॉइजनिंग होता है तो कैसे हमारा जो जनरल प्रिंसिपल होता है मैनेजमेंट का वो क्या कैसा रहेगा। आज मैं बताऊंगा जनरल प्रिंसिपल का क्या क्या स्टेप्स होता है, पर इन डिटेल हम बात करेंगे आगे। अभी के लिए चलते हैं, बात करेंगे लीड पॉइजनिंग के रिगार्डिंग। ठीक है। लीड पॉइजनिंग को अदरवाइज क्या बोलते हैं, कौन बोलेगा। लीड पॉइजनिंग को अदरवाइज क्या बोलते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो लीड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज, जल्दी बता दो, known as plumbism. What is this called? Plumbism. 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 Plumbism is the another word, is another word for lead poisoning. Lead poisoning का दूसरा एक नाम है, नाम क्या, प्लम्बिज्म है। प्लम्बिज्म से एक याद रखना, ठीक है ना, प्लम्बर, याद रखना प्लम्बर। प्लम्बर का तो याद होगा ना, मतलब प्लम्बर मतलब तो समझ में आ रहा होगा, जो पाइप वगैरह काम करते हैं घर में, है या ना। तो ये पाइप के अंदर ज्यादातर क्या होता है, कोटिंग होता है लीड का। और वो ज्यादातर मान के चलो कोई मतलब हमारा जो वाटर सप्लाई पानी आता है ना वो वाला मतलब जो पाइप के अंदर, वो पाइप के अंदर क्या होता है लीड का, अगर मान के चलो कोई कोटिंग है, तो पानी के साथ साथ जब पानी बहाव होगा मतलब बह के आएगा वो पाइप के अंदर, उसके साथ कुछ लीड भी मिले मतलब मिल जाएगा वो पानी के अंदर। और जैसे हम पिएंगे वो हमारा बॉडी के अंदर लीड जाएगा और ये पॉइजनिंग कराता है। ठीक है ना। तो आजकल वो लीड वाला पाइप तो यूज नहीं किया जा रहा है, वो प्लास्टिक पाइप अभी तो वो मतलब रिप्लेस हो गया है। मान के चलो अगर कहीं पे हो रहा है तो वो वाला मतलब लीड पॉइजनिंग करा सकता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज लीड पॉइजनिंग का हमें जानना जरूरी है वो है सोर्स ऑफ लीड। लीड कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, सोर्स। लीड हमारे बॉडी के अंदर कैसे जाएगा और सोर्स क्या है, कहाँ से हमें लीड मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर वन इज द वाटर सोर्स। ठीक है ना, वाटर सोर्स से मिलेगा। वाटर क्या बताऊं, जैसे कि कोई कंटामिनेटेड या फिर मान के चलो जैसे कोई ड्रिंकिंग पाइप जो है ना, वो जो सप्लाई पाइप आता है लीड पाइप, उसके अंदर अगर सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना, ड्रिंकिंग वाटर विच इज डिलीवर्ड, which is water delivered, I mean drinking water which is delivered through the lead pipe, delivered through lead pipe। अगर लीड पाइप के अंदर कोई वाटर सप्लाई किया जा रहा है तो वो एक सोर्स बन सकता है लीड का। ठीक है ना। नंबर टू आते हैं क्या, जैसे कि फूड। ठीक है ना, मान के चलो हमने कोई बर्तन वगैरह यूज कर रहे हैं और वो बर्तन मान के चलो कोई लीड से बना हुआ है, लीड का बना हुआ। ठीक है ना, तो लीड सोल्डर्ड कंटेनर या लीड का कोई कंटेनर हो, ज्यादातर तो लीड का कंटेनर यूज नहीं किया जा रहा, पर मान के चलो
लीड का ना कोई बर्तन है, वो सोल्डरिंग किया गया है लीड को लेके, ठीक है ना, लीड सोल्डर्ड, लीड लीड सोल्डर्ड, लीड सोल्डर्ड कंटेनर, लीड सोल्डर कंटेनर, ठीक है। नंबर थर्ड, जैसे कि कुछ टॉयज हो गया, बैटरी के अंदर आता है लीड, ठीक है ना, बैटरी के अंदर आता है। और जो हमारा कॉस्मेटिक्स होता है, कॉस्मेटिक्स जैसे कि मान के चलो सिंदूर हो गया, ठीक है ना, सिंदूर, या फिर जिसे हम बोलते हैं क्या, वर्मिलियन, वर्मिलियन, ठीक है ना, वर्मिलियन या सिंदूर के अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी होता है एंड कुछ अमाउंट का लीड भी पाया जाता है, ठीक है ना। सो दिस आर द सोर्सेस वी हैव। एंड इसे छोड़ के और एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, जो हम घर का पेंट करते हैं ना, लीड पेंट आता है, लीड का पेंट आता है, वो पेंट के अंदर भी हमें लीड मिल जाएगा एंड इट कैन बी इवन इनहेल्ड, इनहेल्ड, इनहेल भी हो सकता है पॉसिबली, अगर जो पेंट के अंदर मान के चलो, जो पेंट करते हैं घर वगैरह, लीड वाला पेंट करते हैं, मान के चलो जो पेंट करेंगे वो लोग, जो वर्कर्स लोग होते हैं, वो भी इनहेल कर सकते हैं लीड को और उनका लीड पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग चलाई या नहीं, नो सर, नहीं चला। नहीं चला गया, चलो। नेक्स्ट, इसे छोड़ के प्लास्टिक केबल, प्लास्टिक केबल, प्लास्टिक केबल अगर उसके अंदर मान के चलो कोई लीड का मतलब कोटिंग है, लीड कोटिंग, लीड कोटिंग प्लास्टिक केबल, ठीक है ना। जब इसको हम क्या करेंगे, ये प्लास्टिक केबल को जब हम बर्न करेंगे, ड्यूरिंग बर्निंग ये क्या होगा, एयर में जाएगा और एयर से हम क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। सो व्हाइल वी आर बर्निंग द प्लास्टिक केबल which contains a lead coating, and that lead will be exposed to the air and we can even inhale, and that will cause a lead poisoning, लीड पॉइजनिंग। सो लीड पॉइजनिंग मतलब का जो सोर्स है वो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला वाटर सोर्स से हो सकता है, फूड के थ्रू हो सकता है, टॉयज हो सकता है, बैटरी हो सकता है एंड कॉस्मेटिक्स हो सकता है, एंड इवन हम इनहेल भी कर सकते हैं कुछ लीड का जो मटेरियल है। अगर मैं बोलूं टॉक्सिक इफेक्ट, अगर मान के चलो हमारा बॉडी के अंदर लीड क्या हुआ, एंट्री कर लिया, तो इसका क्या टॉक्सिक इफेक्ट होगा। सो व्हाट विल बी द टॉक्सिक इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ लीड ऑन आवर बॉडी। सो बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट क्या होगा, एंड वी कैन कैटेगराइज दिस बेस्ड ऑन कि कौन सा एज ग्रुप में ये मतलब अफेक्ट किया है। मतलब मान के चलो जो टॉक्सिक इफेक्ट है ना, वो चिल्ड्रन में अलग होगा, अडल्ट में अलग होगा एंड प्रेगनेंसी के टाइम भी अलग होगा, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी टाइम में भी अलग होगा। तो यहाँ पे याद रखना वाला चीज जो है, टॉक्सिक इफेक्ट बच्चों में क्या आता है, अडल्ट में क्या और प्रेगनेंसी में क्या। बच्चों में ज्यादातर जो है ना वो अफेक्ट क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड एडल्ट वाला केस में क्या अफेक्ट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ज्यादातर अफेक्ट होगा, नंबर वन। नंबर टू, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अफेक्ट होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंड नंबर थर्ड रेनल सिस्टम, रेनल सिस्टम। एंड इम्पोर्टेंट जो है वो दोनों केस में सीएनएस तो पहला वाला आता है, मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होगा चिल्ड्रन में, और बाकी से छोड़ के क्या, हेमाटोलॉजिकल सिस्टम, हेमाटोलॉजिकल, हेमाटोलॉजिकल यहाँ पे क्या आता है, हेमाटोलॉजिकल में अनेमिया आता है, अनेमिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे भी नंबर फोर एडल्ट वाला केस में भी अनेमिया आता है। देखो अनेमिया दोनों केस में आएगा, पर अनेमिया इज मोर प्रिविलेंट इन केस ऑफ एडल्ट कंपेयर टू चिल्ड्रन। सो अनेमिया वाला अगर बात करें तो अनेमिया किस में ज्यादातर आता है, तो आंसर इज दैट कि एडल्ट में ज्यादा अनेमिया का चांसेस है कंपेयर टू द चिल्ड्रन, ठीक है ना, याद रखना। सो अनेमिया, अनेमिया ज्यादातर एडल्ट में होता है बिकॉज ऑफ द लीड टॉक्सिसिटी कंपेयर टू द चिल्ड्रन। प्रेगनेंसी वाला केस में अगर फीटल, फीटल मतलब फीटस तो डेफिनेटली होगा यूट्रस के अंदर, फिट मतलब ये क्रॉस करके अगर प्लासेंटा को जाता है तो फीटस के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होगा। नंबर वन, बच्चा क्या हो सकता है, एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट होगा। नंबर टू, और क्या हो सकता है, ये बच्चा आईयूजीआर होगा, इंट्रा यूट्रेन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है ना। साथ में और क्या होगा, बच्चा प्रीमैच्योर होगा, प्रीमैच्योर बच्चा होगा, और क्या होगा, स्टिल बर्थ होगा, ठीक है ना। तो ये बच्चे के लिए बिल्कुल हार्मफुल है, तो हमें लीड से बच के रहना चाहिए, ठीक है ना। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, हमें क्या करना होगा, जो पेशेंट है, पेशेंट का घर के पास या एनवायरमेंटल स्टडी करना पड़ेगा। तो एनवायरमेंट में जाके वहां पे पानी और एनवायरमेंट मतलब वो कैसे क्या क्या चीजें यूज करता है और यूटेंसिल्स क्या यूज करता है, वो सारी चीज देखना पड़ेगा। पानी के कौन सा पाइप में आ रहा है, हाँ या ना, वो कौन सा काम कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है,
वो ज्यादातर जो लीड का पॉइजनिंग होता है वो इंडस्ट्रियल वर्कर का होता है, जहां पर वो काम करते हैं जैसे माइनिंग्स वगैरह में, ठीक है ना। तो वहां पे ज्यादातर लीड एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग होने का ज्यादातर चांसेस होता है। तो यहाँ पे हमें जानना जरूरी है उनका ऑक्यूपेशन, जानना जरूरी है एनवायरमेंट में क्या है, कैसे मतलब कौन सा बर्तन में वो मतलब खाते हैं, पानी कैसे लेते हैं, वो सारी चीज हमें जानना जरूरी है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि एनवायरमेंटल कॉज क्या है एंड वी कैन इवन एलिमिनेट दैट, ठीक है। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज रिगार्डिंग द क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर मैंने बोला कि ज्यादातर जो पेडियाट्रिक वाला केस में वो नर्वस सिस्टम का सीएनएस अफेक्ट होता है एंड एडल्ट वाला केस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो क्लिनिकल फीचर जो है वो सिस्टम वाइज अलग अलग होगा, ठीक है ना। जैसे नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में पेडियाट्रिक वाला केस में कहाँ कौन सा अफेक्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। सो नर्वस सिस्टम का जो सिम्टम्स होगा वो अलग अलग होगा, वो पेडियाट्रिक वाला केस में अलग, ठीक है ना, पीडियाट्रिक वाला केस में अलग होगा एंड एडल्ट वाला केस में अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग चीज यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। पीडियाट्रिक वाला केस में क्या अफेक्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है एंड एडल्ट वाला केस में क्या अफेक्ट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर अफेक्ट होगा तो फीचर्स क्या होगा, नंबर वन जैसे कि इरिटेबिलिटी होना, इरिटेबिलिटी, ठीक है। नंबर टू लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले होगा, लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलपमेंटल डिले, लैंग्वेज डेवलपमेंटल डिले होगा, ठीक है ना, डिले होगा। नंबर थर्ड देयर विल बी डिक्रीज इन इंटेलिजेंट क्वोशेंट या आईक्यू बोल सकते हैं। नंबर फोर डेलीरियम होगा, जिसे बोलते हैं क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस और डेलीरियम। नंबर फाइव कन्वल्शन, कन्वल्शन होगा। नंबर सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, एंसेफेलोपैथी, एंसेफेलोपैथी, एंसेफेलोपैथी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बात करूंगा क्यों मैं बोला कि एंसेफेलोपैथी क्यों इंपॉर्टेंट है। एडल्ट वाला केस में अगर बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ पे अफेक्ट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, जो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी जितना हमारा बॉडी का हिस्सा है और जहां जहां पर नर्व गया है वो सारे नर्व का माइलिन से डैमेज होगा, ठीक है ना। व्हाट इज दिस कॉल्ड, डीमाइलिनेशन, 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 डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, समझ गए। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का माइलिनेशन डीमाइलिनेशन होता है या माइलिन से डैमेज होता है तो प्रॉब्लम क्या होगा, नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड हैंड ड्रॉप, ठीक है। नंबर टू इज द फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप दिस आर टिपिकल फीचर्स ऑफ द लीड पॉइजनिंग। लीड पॉइजनिंग का टिपिकल फीचर एडल्ट वाला केस में क्या रहा है, हैंड ड्रॉप होना एंड फुट ड्रॉप होना, ठीक है। अभी हैंड ड्रॉप जो होगा या रिस्ट ड्रॉप जिसे बोलते हैं, हैंड ड्रॉप या फिर रिस्ट ड्रॉप, ये कौन सा नर्व डैमेज होने पर होता है बताओ, दिस इज बिकॉज ऑफ द डैमेज टू रेडियल नर्व, ठीक है ना, रेडियल नर्व। एंड अगर मैं बोलूं फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप अगर बोलूं तो फुट ड्रॉप इज बिकॉज ऑफ द डैमेज और डिमाइलिनेशन, पेरोनियल, वेरी गुड, पेरोनियल नर्व, पेरोनियल, पेरोनियल नर्व, समझ गए। सो फुट ड्रॉप होने का जो रीजन है वो होगा डैमेज टू द पेरोनियल नर्व एंड हैंड ड्रॉप या रिस्ट ड्रॉप होने का जो पॉसिबिलिटी है वो बिकॉज ऑफ द रेडियल नर्व, समझ गए। तो मैंने बोला था रिगार्डिंग द डॉक्टर कुमा, याद है ना, बताओ डॉक्टर कुमा। यस सर, सो डी मतलब क्या होता है, डी मतलब ड्रॉप, ड्रॉप हैंड, ड्रॉप हैंड या ड्रॉप रिस्ट जो भी बोल सकते हो। एंड आर स्टैंड्स फॉर व्हाट, रेडियल, रेडियल लॉ, एंड सी यू का मतलब क्या होता है, सी मतलब सी स्टैंड्स फॉर क्लॉ हैंड, क्लॉ हैंड, ठीक है ना। एंड यू स्टैंड्स फॉर व्हाट, अल्नर नर्व, अल्नर नर्व, ठीक है। एंड एम मतलब क्या रहा है, मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, ठीक है ना। एंड ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, एप हैंड, एप हैंड, ठीक है। सो याद रखना कौन सा नर्व डैमेज होने पर क्या होता है, रेडियल नर्व डैमेज होने पर क्या होगा, देयर विल बी ड्रॉप और रेज ड्रॉप या हैंड ड्रॉप जो भी बोल सकते हो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, नर्वस सिस्टम में बच्चों वाला केस में अलग और एडल्ट वाला केस में अलग होता है। बच्चों वाला केस में क्या अफेक्ट होता है बताओ जल्दी से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चाइल्ड वाला केस में क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। बट एडल्ट वाला केस में क्या अफेक्ट होता है बताओ, पेरिफेरल ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और बाकी
एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बाकी जितने नर्व्स हैं वो सारे बाकी बोल सब देंगे है। क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। है ना, एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट, एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों को छोड़ के बाकी जितना हो गया वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। जो टिपिकल फीचर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो बच्चों वाला केस में, वो क्या आता है, डिलेड डेवलपमेंट। इरिटेबिलिटी, हाँ, डिलेड डेवलपमेंट, इरिटेबिलिटी, वो सारे होगा। डिलेड डेवलपमेंट है ना, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना एंड इरिटेबिलिटी होना, आईक्यू डिक्रीज हो जाना, है ना, साथ में क्या है, डेल्यूरियम, कन्वल्सिव, डेलीरियम। वेरी गुड, व्हाट इज Encephalo. डेलीरियम? डेलीरियम मतलब क्या, एंसेफेलोपैथी, डेलीरियम मतलब क्या, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लाउडी Cloudiness. कॉन्शियसनेस, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, 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 समझ गए। उसके बाद क्या हो रहा है, कन्वल्शन होगा, हाँ या ना बोलो, मतलब क्या, सीजर कन्वल्सन, होना, यस सर, सीजर होना बिकॉज द ब्रेन सीजर, डैमेज इज देयर। साथ में और क्या, यस सर, एंसेफेलोपैथी, वेरी इंपॉर्टेंट इज एंसेफेलोपैथी, एनसेफालो, एनसेफेलोपैथी, एंसेफेलोपैथी, ठीक है ना। ये बच्चों वाला केस में यस आ रहा सर, है, एंड क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एडल्ट वाला केस में अफेक्ट होगा एंड हैंड्रॉप होगा, ठीक है ना। देयर विल बी डीमाइलिनेशन टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट इज नेक्स्ट हेमाटोलॉजिकल सिस्टम। हेमाटोलॉजिकल, हेमाटोलॉजिकल सिस्टम में लीड का क्या इफेक्ट होता है। हेमाटोलॉजिकल सिस्टम में जैसे हमारा बॉडी के अंदर लीड गया, वो लीड क्या करता है, लीड का दो इफेक्ट होता है, क्या, एक है टू डिक्रीज द हेमोग्लोबिन सिंथेसिस, ठीक है ना, एंड दूसरा क्या रहा है बताओ, क्या बताया था मैंने आज, चलिए बताओ। Sir, बेसिकली BP high हो जाएगा. बिल्कुल नहीं, Sir, हेमाटोलॉजिकल में क्या destruction होगा, of वेरी गुड, destruction of RBC. वेरी गुड, एनीमिया, हेमोलाइसिस और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, है या ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, समझ गए। सो देयर इज डिक्रीज हेमोग्लोबिन सिंथेसिस, नंबर 2 डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, एंड बोथ विल लीड टू एनीमिया, है या ना, क्योंकि हेमोग्लोबिन सिंथेसिस कम हो रहा है, नंबर 1, नंबर 2 आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, एनीमिया होगा, समझ रहे हो क्या। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर हेमाटोलॉजिकल सिस्टम में एंड लीड पॉइजनिंग में। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बताओ लीड पॉइजनिंग में इनमें से कौन सा फीचर ज्यादा प्रोमिनेंटली आता है, तो आंसर इज दैट कि एनीमिया होगा, समझ गए। और ये कौन सा केस में ज्यादातर होता है, मैंने क्या बोला, अडल्ट वाला केस में ज्यादा कंपेयर टू द Adult. चिल्ड्रन। एडल्ट, बच्चों वाला केस में थोड़ा सा अनीमिया कम होने का चांस है कंपेयर टू द एडल्ट, ये याद रखना है, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग द जीआई टॉक्सिसिटी, या जीआई सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जीआई सिस्टम में क्या होगा, नोजिया, वोमिटिंग, है या ना, जनरल जनरल जो सिम्टम्स होते हैं वो सर आएगा। मान के चलो कोई लीड खा लिया हो, बैटरी खा लिया, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, ठीक है ना, एनोरेक्सिया होगा, एनोरेक्सिया, ठीक है, और क्या होगा, डायरिया होगा। ये सारे फीचर जो है ना, वो क्या बता रहे हैं, फ्लूइड लॉस तो डेफिनेटली होने वाला है, हाँ या ना बोलो, फ्लूइड लॉस होगा, और फ्लूइड लॉस होने पर क्या होगा, देयर विल बी Yes, sir. डिहाइड्रेशन, समझ गए, Dehydration. एंड डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, देयर विल बी हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया, ठीक है ना, हाइपोवोलेमिया, एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। एंड हमें क्या फ्लूइड चलाना है बताओ, मैनेजमेंट में क्या फ्लूइड चलेगा, द क्रिस्टलोइड, RL or NS. Okay. हाँ, क्रिस्टलोइड क्रिस्टल, चलेगा। आरएलएनएस मतलब क्या आते हैं वो, आइसोटोनिक सलाइंस, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, में क्या आएगा, आरएल एंड एनएस, ये दोनों चलेगा, समझ गए, आइए ना बोलो। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड हाइपोवोलेमिक शॉक को अगर प्रिवेंट करना हो, आई मीन नॉट प्रिवेंट, ज्यादातर हो जाता है जब बच्चा आता है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक का अगर ट्रीटमेंट कराना हो तो क्रिस्टलॉइड या आइसोटोनिक सोल्यूशन देना होगा, और वो फ्लूइड रेसुसिटेशन में आएगा, वो मतलब कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना अमाउंट का आउटपुट है, और उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना अमाउंट का फ्लूइड चाहिए उसे। अभी इसको हम स्किप करते हैं, कैलकुलेशन कैसा होगा। तो ये मान के चलो एग्जाम में अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो पहले हमें क्या देना, यहाँ पे क्रिस्टलॉइड या आइसोटोनिक सलाइन देना है, आरएल या एनएस देना है, समझ गए। अभी जीआई सिस्टम के बाद आते हैं क्या, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या आता है, दिस विल इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, व्हाट इज दिस कॉल्ड, द हाइपरटेंशन, है या ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या, दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। कोई डाउट यहाँ पे बता दो, समझ में आया या नो नहीं, सर, बता दो एक बार, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, मैं ज्यादा फास्ट बता रहा हूँ क्या, और थोड़ा स्लो जाना है क्या, नो नहीं नहीं सर, सर. ठीक है, तो चलो
अभी अगर मैं बोलूँ रेनल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा, तो रेनल सिस्टम या किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लीड टॉक्सिसिटी। जैसे हमारा लीड टॉक्सिसिटी होता है, या लीड बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है ना, लीड कहाँ पर है, अभी ब्लड के अंदर है। जैसे लीड टॉक्सिसिटी हुआ, हमारे बॉडी के अंदर बढ़ा, सो दिस विल कॉज अ डैमेज टू द पेरिफ proximal convoluted tubule, है या ना, damage to damage to the PCT proximal convoluted tubule of nephron। नेफ्रॉन का proximal convoluted tubule को डैमेज कर दिया, और डैमेज करने पर क्या होगा, there will be decrease reabsorption, क्योंकि पीसीटी में सबसे ज्यादा reabsorption होता है, तो इसमें क्या reabsorption नहीं हो पाएगा, there will be phosphate, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या प्रोटीन, ये सारे reabsorption नहीं हो पाएगा और यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। अगर चला जाएगा तो क्या होगा, there will be phosphatic फॉस्फाटी फॉस्फेटी यूरिया। नंबर 2 और क्या होगा, ग्लाइकोज आई मीन ग्लूकोज, ग्लाइकोज यूरिया बोल सकते हैं या ग्लूकोज यूरिया बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया, समझ गए। सो फॉस्फेटी यूरिया, ग्लूकोज यूरिया, प्रोटीन यूरिया, प्लस इसके साथ क्या, ट्यूबुलर डैमेज, ट्यूबुलर डैमेज। नाउ द कंबाइंड कंडीशन जहां पर ट्यूबुलर डैमेज हो प्लस साथ में फॉस्फेट यूरिया, ग्लूकोज यूरिया एंड प्रोटीन यूरिया आ रहा हो, ये चारों कंडीशन को मिला के व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड फानकोनी सिंड्रोम, Fanconi ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, फानकोनी सिंड्रोम बोलेंगे। समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो। नाउ व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड फानकोनी सिंड्रोम। फानकोनी सिंड्रोम मतलब क्या, लीड टॉक्सिसिटी के वजह से अगर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल नेफ्रॉन का डैमेज हुआ, ठीक है ना, साथ में क्या होगा, फॉस्फेट यूरिया, ग्लूकोज यूरिया एंड प्रोटीन यूरिया हुआ, तो ये सारे कंडीशन को मिला के बोलते हैं क्या, फानकोनी सिंड्रोम। समझ में आया, हाँ या ना बोलो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक टिपिकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये पूछता है, बताओ यहाँ पर जो आरो मार्क तुम्हें दिख रहा है, ये कौन सा कंडीशन में आता है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ लीड पॉइजनिंग। लीड पॉइजनिंग ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा, ठीक है ना। लीड पॉइजनिंग वाला केस में ऐसे तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो गम लाइन में दिख रहा है ना, यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ब्लैक ब्राउन आई मीन ब्लू कलर का, तुम्हें Yes, कुछ sir. ब्लू कलर का तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ रस्ट जैसा दिख रहा है, हाँ या ना, कुछ कोटिंग दिख रहा है ब्लू कलर का, समझ रहे हो ना, यहाँ पे समझ रही हो, Yes, यहाँ sir. पे देख रहे हो ना। सो दिस आर कॉल्ड, दिस क्रॉस्ड, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, जूम करके दिखा दिया मैंने। यहाँ पे गम लाइन में तुम्हें क्या दिख रहा है, ब्लैक ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, समझ गए। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बर्टन लाइन। से क्या बोलेंगे, एग्जाम में पूछेगा तो क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बर्टन लाइन, बर्टन लाइन। सो बर्टन लाइन मतलब क्या, बर्टन लाइंस आर द ब्लैक, ब्लैक एंड ब्लू कलर का लाइन जो है, ब्लैक एंड ब्लू लाइंस, ठीक है ना, ब्लैक एंड ब्लू लाइंस विजिबल, visible along the gum margin, along the gum margin, along the gum margin। गम मार्जिन में तुम्हें जो दिख रहा है ब्लैक एंड ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बर्टन्स लाइन। समझ गए, इसे क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, बर्टन्स लाइन। इमेज Burton इमेज Man's बेस्ड line. क्वेश्चन ऑलरेडी ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। इधर तुम्हें ये इमेज देके पूछेगा, लीड पॉइजनिंग वाला केस है और ऐसे दांत में दिख रहा है, व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड, आंसर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड बर्टन्स लाइन, बर्टन्स लाइन, समझ गए। या फिर ऐसे पूछ लेगा, बताओ ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ये कौन सा पॉइजनिंग में आता है, तो आंसर क्या होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ लीड पॉइजनिंग, ठीक है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ लीड पॉइजनिंग। समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. चलो, अभी जैसे लीड Yes, sir. पॉइजनिंग हुआ, देखो ये क्यों होता है, याद रखना, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। जैसे लीड हमारा बॉडी के अंदर जाता है, तो लीड तो सर्कुलेट होगा ब्लड के अंदर, यहाँ पे मुंह के अंदर भी तो ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड के अंदर से लीड आएगा मुंह के अंदर, माउथ के अंदर। लीड के साथ मिलेगा कौन, लीड के साथ मिलेगा हमारा मुंह के अंदर जो हम खाना खाते हैं ना, कुछ बैक्टीरिया वहां पे जो रात को बढ़ते हैं, ग्रोथ होते हैं, दे यूज टू रिलीज सल्फर, ठीक है ना। सो बैक्टीरिया इनसाइड द माउथ, द बैक्टीरिया इनसाइड द माउथ प्रोड्यूस सल्फर, ठीक है ना। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इन द माउथ
बैक्टीरिया इन माउथ, माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, दे यूज टू प्रोड्यूस व्हाट, दे यूज टू प्रोड्यूस सल्फर। समझ गए? सो माउथ के अंदर क्या बन रहा है, सल्फर बन रहा है। समझ गए? और इसके साथ मिला कौन, लीड। तो लीड प्लस सल्फर ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, तो मिलके बना रहे हैं द लीड सल्फाइड। क्या बना रहे हैं बताओ, लीड सल्फाइड। सल्फाइड। अब ये लीड सल्फाइड क्या होगा, जो हमारा गम का लाइन है ना यहाँ पे, वही यहाँ पे जमा हुआ है। व्हाट इज दिस लीड सल्फाइड कॉल्ड, नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बर्टन्स लाइन। दिस इज कॉल्ड एज बर्टन्स लाइन। समझ रहे हो क्या? अब ये कैसे दिख रहा है, ब्लू या ब्लैक कलर का दिखेगा, एंड मोस्ट कॉमनली ब्लू कलर का दिखेगा। समझ गए? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ये ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब इसे छोड़ के अगर हम बात करें कैसे हमें डायग्नोसिस करना है, तो अभी तक तो क्लिनिकल फीचर के बारे में समझ में आ गया। नाउ यू हैव टू गो फॉर द डायग्नोसिस। कैसे हमें डायग्नोसिस करना है, डायग्नोसिस करना है लीड पॉइजनिंग को। पहला आता है क्या, स्क्रीनिंग टेस्ट करना होगा। ठीक है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे, और स्क्रीनिंग टेस्ट दो तरह का होगा। क्या, एक है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, और दूसरा क्या बताऊं, Target. वेरी गुड, टारगेटेड स्क्रीनिंग, टारगेटेड स्क्रीनिंग। ठीक है ना, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग एंड टारगेटेड स्क्रीनिंग। समझ गए? सो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कहां पर आता है, जहां पर हाई रिस्क एरिया हो। ठीक है ना, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इन हाई रिस्क एरिया, हाई रिस्क एरिया। ठीक है ना, एंड टारगेटेड स्क्रीनिंग कहां पर आता है, जहां पर लो रिस्क एरिया हो। ठीक है ना, लो रिस्क एरिया, मान के चलो कोई एरिया में बहुत ज्यादा पेशेंट हो रहे हैं, मतलब कोई एरिया है जहां पर लीड पॉइजनिंग का जो चांसेस है वो ज्यादा है, तो उसे वहां पे क्या करोगे तुम, हर एक इंडिविजुअल का लीड लेवल तुम चेक करोगे। ठीक है ना, सो ब्लड के अंदर कितना अमाउंट का लीड लेवल है, तो ऐसे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। मतलब हर एक बंदे का तुम्हें क्या करना होगा, लीड लेवल चेक करना होगा, एंड यूनिवर्सली हर एक का तुम्हें चेक करना चाहिए। एंड यहाँ पे टारगेटेड स्क्रीनिंग मतलब क्या, यहाँ पे बस उन लोगों का करना है जो रिस्क है। ठीक है ना, हर बंदे का नहीं करना, हमें फाइंड आउट करना है किसको ज्यादा लीड का रिस्क है या कुछ क्लिनिकल फीचर दिखाया, तब जाके उसे हमें स्क्रीनिंग करना होगा। तो यहाँ पे दोनों में एक डिफरेंस आता है, जो लो रिस्क एरिया है जहां पर लीड का कोई खतरा ज्यादातर नहीं है, तो वहां पे हमें जो सिम्टम दिखाता है, या फिर कोई पर्टिकुलर घर में या एरिया में, मतलब एरिया मतलब छोटा सा गांव में या ऐसा कुछ जगह पे अगर ज्यादा हो रहा है लीड का पॉइजनिंग, then we can target that particular area or that particular individual if the individual is showing the symptoms of or sign and symptoms of lead poisoning. Now this is called as targeted screening. ठीक है, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग क्या है, जहां पर हमें हाई रिस्क एरिया में करना है। तो यहाँ पे दो चीज आता है, हाई रिस्क हो या फिर लो रिस्क। यहाँ पे स्क्रीनिंग हमें आइदर 1 to 3 years के बीच में करना होगा, 1 to 3 years के बीच में करना होगा। अगर नहीं किए, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ तो इमीडिएटली हमें 1 से 3 साल के अंदर स्क्रीनिंग कर देना है, जो हाई रिस्क वाला एरिया के अंदर, जो हाई रिस्क वाला एरिया है हमें पता है वहां पे लीड पॉइजनिंग का ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए जैसे बच्चा पैदा हुआ तो 1 से 3 साल के अंदर हमें क्या करना, पहला वाला स्क्रीनिंग कर देना है। अगर मान के चलो हमसे छूट गया, हम नहीं कर पाए, गलती से रह गया, तो फिर हम 3 to 6 year के अंदर फिर दोबारा कर सकते हैं। दोबारा मतलब अगर नहीं हुआ तो फर्स्ट टाइम करेंगे 3 to 6 years के अंदर। सेम लो रिस्क एरिया में 1 से 3 साल के अंदर करेंगे, नहीं तो बाद में अगर नहीं हो पाया तो 3 से 6 साल के अंदर करेंगे। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द स्क्रीनिंग मेथड, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग एंड टारगेटेड स्क्रीनिंग। Now the important thing is regarding the measuring the blood lead level. ब्लड के अंदर कितने अमाउंट का लीड है। नॉर्मल केस में अगर बात करें तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में कितना आता है नॉर्मल रेंज, इट शुड बी लेस देन 10 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है ना, अगर बोले अडल्ट वाला केस में, तो अडल्ट वाला केस में कितना आता है, इट शुड बी लेस देन 25 माइक्रोग्राम, लेस देन 25 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। दिस इज व्हाट द नॉर्मल ब्लड लीड लेवल। ठीक है,
कुछ कुछ बुक्स में ऐसा बोला गया कि 5 से नीचे रहना चाहिए, पर हम आज स्टैंडर्ड लेंगे 10 माइक्रोग्राम, लेस देन 10 माइक्रोग्राम इन केस ऑफ पीडियाट्रिक इज एब्सोल्युटली फाइन, एडल्ट वाला केस में लेस देन 25 इज फाइन। इसमें बहुत सारी चीजें आएगा, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं मैनेजमेंट को। तो इसमें अगर लीड लेवल अगर लेस देन 45 है, then there is no need of any medication। सिंपल बात मैं बोलूंगा, ठीक है ना? क्या बोलूंगा? अगर लेस देन 45 माइक्रोग्राम, याद रखने वाला ट्रिक मैं बता रहा हूं यहाँ पे, लेस देन 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर अगर हमें मिला, देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेडिकेशन, ठीक है? अगर ये मान के चलो 45 टू 69 mg पर माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आया, देन वी नीड ओरल मैनेजमेंट, ओरल मेडिकेशन देना पड़ेगा। इफ इट इज मोर देन 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, तो फिर यहाँ पे पैरेंट्रल ड्रॉप देना पड़ेगा। तो 3 चीज मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है ना? लेस देन 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, एंड 45 टू 69 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, एंड नंबर 3 आता है क्या? ग्रेटर देन 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है ना? तो 3 कैटेगरी मैंने बनाया। तो 3 कैटेगरी में क्या क्या आ रहा है? अगर लेस देन 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर हुआ तो इसमें क्या क्या हमें जानना चाहिए। अगर लेस देन 5 है तो हमें एक बार स्क्रीन करेंगे, दोबारा रीस्क्रीन करना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर, ठीक है ना? अगर लेस देन 5 है तो क्या, फर्स्ट टाइम हमें पता चला, फर्स्ट टेस्ट में पता चला कि इट इज लेस देन 5, तो सेकेंड टेस्ट कब करेंगे? सेकेंड विल बी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। समझ गए? हाँ या ना बोलो एक बार, समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. यह एक बात। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 5 से 14 के बीच में है, वही सेम चीज, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? काउंसलिंग करना पड़ेगा, फैमिली एजुकेशन, फॉलो अप टेस्टिंग, ये सारे चीज एडिशन होगा, ठीक है ना? ये भी आफ्टर 1 ईयर हमें क्या करना है? आफ्टर 1 ईयर रीटेस्ट करना पड़ेगा सेकेंड टेस्ट को। अगर 15 से 19 के बीच में है, 15 टू 19 के बीच में है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? जो रिपीट टेस्ट होगा, रिपीट टेस्ट विल बी विद इन 3 मंथ्स, लेस देन 3 मंथ्स में करना पड़ेगा, लेस देन 3 मंथ्स में हमें करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? अगर ये 22 45 के बीच या 44 के बीच में है, तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है। क्या? एक है 20 टू 24 और एक आता है 25 टू 44। अगर 20 टू 24 के बीच में है तो रिपीट टेस्ट कब करेंगे? तो रिपीट टेस्ट विल बी विद इन 1 टू 3 मंथ्स, ठीक है ना? विद इन 1 टू 3 मंथ्स में रिपीट टेस्ट करना पड़ेगा। अगर 25 टू 44 के बीच में है, यू शुड डू द रिपीट टेस्ट लेस देन 1 मंथ, मतलब विद इन 1 मंथ तुम्हें दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द लेस देन 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, जहां पर हमें कोई मेडिकेशन नहीं देना है। समझ गए? तो यहाँ पे लेकिन एक चीज जो नोट करना चाहिए कि एनवायरमेंटल मतलब कंडीशन देखना पड़ेगा, कैसे खा रहे हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं, वो सारे चीज देखना पड़ेगा इधर। अगर 45 टू 69 के बीच में है, देन यू शुड गो फॉर द रिपीट टेस्ट एज वेल, मतलब हर महीने करना, मतलब नेक्स्ट एक बार तो करना पड़ेगा, साथ में यहाँ पे ओरल मेडिकेशन देना पड़ेगा, ओरल मेडिकेशन देना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? चिलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? चिलेटिंग एजेंट, लीड चिलेटिंग एजेंट या चिलेशन थेरापी। तो चिलेटिंग एजेंट लीड पॉइजनिंग में क्या यूज किया जाता है? लीड पॉइजनिंग में क्या यूज किया जाता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड सक्सिमर, ठीक है ना? नंबर 1 द ओरल एजेंट विच इज यूज्ड इज कॉल्ड एज द सक्सिमर, ठीक है ना? सक्सिमर का यूज करेंगे। नंबर 2 आता है क्या? नंबर 2 आता है डी पेनिसिलामाइन, पेनिसिलामाइन। ये 2 ओरल ड्रग्स होते हैं। क्या क्या? एक है सक्सिमर, दूसरा डी पेनिसिलामाइन। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा जाता है सक्सिमर को, सेकंड आता है डी पेनिसिलामाइन, जो कि बिल्कुल एफडीए अप्रूव्ड है नहीं, मैं आगे बताऊंगा रिगार्डिंग डी पेनिसिलामाइन, पर अभी के लिए याद रखो। सो ओरल मेडिकेशन दिया जाएगा अगर 45 टू 69 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर में है, तो क्या देंगे? सक्सिमर देंगे, एंड डी पेनिसिलामाइन दिया जा सकता है, बट इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द एफडीए।
अभी अगर मान के चलो मोर देन 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ पैरेंट्रल ड्रग। Parenteral. ठीक है ना। सो पैरेंट्रल ड्रग में क्या देना है, नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्या, डाइमर कैप्रोल। ठीक है, डाइमर कैप्रोल, ठीक है ना, डाइमर कैप्रोल वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अदरवाइज क्या बोलते हैं, अदरवाइज कल बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज BAL। ठीक है ना, BAL मतलब ब्रिटिश, B stands for ब्रिटिश, A stands for anti, and L stands for Lewisite, LEWISITE, एंटी ल्यूइसाइट। तो ब्रिटिश एंटी ल्यूइसाइट अदरवाइज बोलते हैं डाइमर कैप्रोल को। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, डाइमर कैप्रोल कैन क्रॉस BBB, कैन क्रॉस, दिस कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताऊंगा आगे जाके क्यों मैं डाइमर कैप्रोल को ज्यादा एम्फासिस यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा रिगार्डिंग डाइमर कैप्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर टू drug which is used as the parenteral drug is the calcium disodium EDTA। ठीक है, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA, सो इसे यूज किया जाता है, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA and dimercaprol, these are two drugs which are used for the parenteral drug और parenteral chelating agent। ठीक है, सो क्या क्या हुआ, सो एक है लेस देन 45 है, हमें कोई ड्रग्स देना नहीं है। अगर 45 to 69 के बीच में है तो क्या देना है ड्रग, एक है सॉक्सिमर एंड डीपेनिसिलामाइन ओरल ड्रग दिया जाएगा, ओरली दिया जाएगा। एंड अगर मोर देन 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है ब्लड लीड लेवल, देन वी शुड गो फॉर द पैरेंटल ड्रग। क्या क्या, एक है डाइमर कैप्रोल, Parental drug. यहाँ पे देखो पहले मैंने लिखा ना CA मतलब कैल्शियम, एंड सोडियम यहाँ पर 2 है तो क्या बोलेंगे, डाइसोडियम, Calcium sodium. डाइसोडियम EDTA। Disodium EDTA. ठीक है ना, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA ये दिया जाएगा, किससे, पैरेंट्रली दिया जाएगा। अब यहाँ पे चिलेशन थेरापी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, व्हाट इज सक्सिमर। ठीक है ना, व्हाट इज सक्सिमर, सक्सिमर के बारे में क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सक्सिमर के बारे में। तो नंबर 1 ये क्या होता है, पहले ये एक ओरल ड्रग होगा, है ये ना, दिस इज ओरल ड्रग, समझ गए क्या, हाँ या ना बोलो एक बार। नंबर Yes, sir. Yes, sir. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 दिस इज वाटर soluble, ठीक है। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट इज यूज्ड, इसको यूज कब मतलब किया जाएगा, when the blood lead level BLL is between 45 to 69 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, उसके ऊपर होगा तो यूज नहीं करेंगे सक्सिमर को, समझ गए, हाँ या ना बोलो। नेक्स्ट इज दिस इज द फर्स्ट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, फर्स्ट लाइन ओरल चिलेटिंग एजेंट, फर्स्ट लाइन ओरल चिलेटिंग एजेंट कौन सा बताओ, सक्सिमर, समझ गए। सक्सिमर इज द फर्स्ट लाइन ओरल चिलेटिंग एजेंट, याद रखना, ओरल ड्रग है, वाटर सोल्यूबल है, एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ओरल चिलेटिंग एजेंट। सक्सिमर के बारे में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट ड्रग मैंने बोला वो है डी पेनिसिलामाइन। यहाँ पे याद रखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये FDA अप्रूव्ड है नहीं, ठीक है ना, तो FDA नॉट FDA अप्रूव्ड, अप्रूवल इसको नहीं मिला है अभी तक, ठीक है ना, नॉट FDA अप्रूव्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग डी पेनिसिलामाइन इज दिस इज ओरल एजेंट, ठीक है ना, इमरजेंसी केस में देंगे, इमरजेंसी केस में अगर सक्सिमर अवेलेबल नहीं मतलब वहां पे दिया जा सकता है। दिस इज सेकेंड लाइन ओरल चिलेटिंग एजेंट। फर्स्ट वाला क्या आ रहा है बताओ, सक्सिमर, सेकेंड में क्या आ रहा है, डी पेनिसिलामाइन, ठीक है ना, तो सेकेंड लाइन ओरल चिलेटिंग एजेंट क्या आ रहा है, डी पेनिसिलामाइन, फर्स्ट लाइन में क्या आ रहा है, सक्सिमर। Saxima. चलो आगे बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि पेरेंट्रली दिया जाएगा, ठीक है ना, पेरेंट्रली, पेरेंट्रल दिया जाएगा। कौन सा पेरेंट्रल क्या दिया जाएगा? एक है डाइमर कैप्रोल, Cap. डाइमर कैप्रोल, ठीक है, डाइमर, डाइमर कैप्रोल। तो डाइमर कैप्रोल को अदरवाइज क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो BAL. नोन एज BAL। BAL BAL. मतलब क्या? ब्रिटिश एंटी, British anti-Levisible. वेरी गुड, ब्रिटिश एंटी लुइसाइड, है या ना, एंटी Yes, sir. लिविसाइड, ठीक है ना। सो ब्रिटिश एंटी लिविसाइड दिया जाता है डाइमर कैप्रोल को। समझ गए? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये हर Yes, sir. हैवी मेटल, डाइमर कैप्रोल के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना, कि हर मेटल पॉइजनिंग में इसको दे सकते हैं। BAL. मतलब इसको हम डाइमर कैप्रोल को लीड में दे British सकते हैं, आर्सेनिक पॉइजनिंग में दे सकते हैं, ठीक है ना, anti. मर्क्यूरी पॉइजनिंग में भी दे सकते हैं, लेकिन दो चीज को छोड़ के, ठीक है ना। सो डाइमर कैप्रोल इज कंट्रा इंडिकेटेड, जो केस में हमें नहीं देना, कंट्रा इंडिकेटेड, हर केस में दे सकते हैं, एंड इट कैन हेल्प इन चिलेटिंग, मतलब आई मीन एक्सट्रैक्टिंग और excreting the mercury, and it also help in excreting the lead and as well as the arsenic। मैं कौन सा नहीं कर सकता, वो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा तो कंट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ आयरन एंड नंबर वन, कौन सा केस में, एंड कैडमियम, ये दोनों को ये चिलेट नहीं कर सकता और बाहर नहीं भेज सकता। तो क्या क्या नहीं कर सकता वो? कंट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ आयरन पॉइजनिंग एंड Iron and कैडमियम। cadmium. समझ गए? ये दोनों केस में इसको नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? अगर ये दोनों केस में हमने दे दिए, सो आयरन एंड कैडमियम के साथ डाई कैप्रोल, आई मीन डाइमर कैप्रोल मिलके दिस विल मेक ए वेरी टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, जो कि रेनल या किडनी फेलियर करा देगा। समझ गए? सो डाइमर कैप्रोल, डाइमर कैप्रोल, डाइमर कैप्रोल makes makes toxic complex, makes toxic complex with iron, ठीक है ना, आयरन एंड द कैडमियम। इसलिए कभी भी इसको Cadmium. नहीं दिया जाता, डाइमर कैप्रोल को कभी भी हम आयरन एंड कैडमियम को बाहर निकालने के लिए नहीं देते। पहला वाला पॉइंट आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं रिगार्डिंग डाइमर कैप्रोल, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, इट कैन क्रॉस, इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब ये ब्रेन के अंदर घुस सकता है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो डाइमर Yes, कैप्रोल sir. Yes, sir. कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब मान के चलो ब्रेन के अंदर अगर लीड भरा हुआ, ब्रेन के अंदर लीड घुस गया है, आर्सेनिक घुस गया है, तो हमें क्या देना? डाइमर कैप्रोल को देना है, सो दैट इट कैन रिमूव द लीड फ्रॉम द ब्रेन। समझ गए? हाँ या ना बोलो? इसलिए मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि जो सिम्टम सीएनएस में दिखाता है एडल्ट वाला केस में, जो एंसेफेलोपैथी या पीडियाट्रिक वाला केस में जो एंसेफेलोपैथी आता है, अगर कोई एंसेफेलोपैथी वाला सिम्टम दिखा रहा तो कौन सा ड्रग देंगे? डाइमर कैप्रोल को देंगे। समझ गए क्या? सो इट Yes, कैन sir. क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट्स व्हाई वी कैन एंड वी शुड, समझ गए, वी शुड, वी शुड एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर डाइमर कैप्रोल, ठीक है ना, इफ देयर इज लीड और आर्सेनिक, ठीक है ना, और मर्क्यूरी, ठीक है ना, एंसेफेलोपैथी। समझ गए क्या? अगर एंसेफेलोपैथी हुआ, ब्रेन का और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम अगर दिखा रहा, तो हमें क्या देना चाहिए? डाइमर कैप्रोल को देना चाहिए। क्यों देंगे भाई? ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ब्रेन के अंदर पहुंचता है, ब्रेन से जो लीड है, आर्सेनिक है, उसको निकाल के बाहर लेके आता है। तो कौन सा देंगे? डाइमर कैप्रोल को देंगे। कौन सा केस में? अगर एंसेफेलोपैथी हो। समझ गए? या फिर नॉर्मली तो ऐसे देते हैं, कौन सा केस में? व्हेन इट इज मोर देन 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मली कैसे देते हैं? इट शुड बी गिवन एज पैरेंट्रल। इसको कैसे देंगे? आईवी दे सकते हैं, आईवीएम दे सकते हैं। कौन सा केस में? इफ और व्हेन, ठीक है ना, द ब्लड लीड लेवल इज ग्रेटर देन 70 माइक्रोग्राम 70. पर डेसीलीटर।
हाँ या ना बोलो। सो डाइमर कैप्रोल को जैसे ही हमारा ब्लड लीड लेवल विल बी मोर देन 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर हुआ, तो हमें क्या देना चाहिए, आईवी या आईएम देना चाहिए, क्या डाइमर कैप्रोल देंगे, नहीं तो कैल्शियम डाई सोडियम ईडीटीए। ठीक है ना, ये दोनों को दे सकते हैं। समझ गए क्या, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट Yes, sir. रिगार्डिंग डाइमर कैप्रोल, आज नर्सिंग मैनेजमेंट क्या तुम्हें पूछेगा डाइमर कैप्रोल के रिगार्डिंग। सो अगर किसी को ना, ये डाइमर कैप्रोल को याद रखो, डाइमर कैप्रोल कैसे बनता है, बनने के टाइम हम यूज करते हैं पीनट ऑयल। पीनट ऑयल यूज किया जाता है, ठीक है ना। पीनट ऑयल इज यूज्ड फॉर मेकिंग डाइमर कैप्रोल, फॉर मेकिंग डाइमर कैप्रोल, फॉर मेकिंग द डाइमर कैप्रोल। डाइमर कैप्रोल बनाने के टाइम क्या यूज किया जाता है, पीनट ऑयल। अगर मान के चलो कोई बच्चा है Peanut oil. जिसको पीनट ऑयल का एलर्जी है, सो वी शुड नॉट गिव द डाइमर कैप्रोल देन। समझ गए क्या, हाँ या ना बोलो, समझ गए क्या। Yes, sir. तो हमें कोई बच्चा का अगर एलर्जी है, ठीक है ना, इफ देर इज पीनट ऑयल एलर्जी, इफ देर इज पीनट ऑयल एलर्जी, पीनट ऑयल का अगर किसी को एलर्जी है, ठीक है ना, हाइपर सेंसिटिविटी है, देन द डाइमर कैप्रोल शुड नॉट बी गिवन, इट्स कंट्राइंडिकेटेड। समझ गए। सो कंट्राइंडिकेटेड डाइमर कैप्रोल इज कंट्राइंडिकेटेड। समझ गए क्या, डाइमर कैप्रोल इज कंट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ पीनट ऑयल एलर्जी। अगर किसी का पीनट ऑयल एलर्जी है, देन वी शुड नॉट गिव द डाइमर कैप्रोल। समझ गए। या तो पहला वाला जो फर्स्ट प्रेफरेंस या फर्स्ट लाइन चॉइस किया जाता है फॉर लीड पॉइजनिंग और लीड एंसेफेलोपैथी। जो नंबर सेकंड आता है जिसको हम पेरेंट्रली देते हैं, वो है कैल्शियम डाई सोडियम ईडीटीए। EDTA. ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम डाई सोडियम ईडीटीए। कैल्शियम कैल्शियम डाई सोडियम ईडीटीए। ठीक है ना। अभी कैल्शियम डाई सोडियम ईडीटीए मोस्ट कॉमनली कब देंगे बताओ, व्हेन द ब्लड लेवल कितना होगा, व्हेन द ब्लड More लेवल than इज 70. ग्रेटर देन 70 माइक्रोग्राम, 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है ना। अगर लेस देन 70 माइक्रोग्राम है तो ओरल देंगे क्या, सक्सिमर एंड डिपेनिसिलामाइन। Suximo. मोर देन 70 हो गया तो क्या देंगे, देंगे डाइमर कैप्रोल, नहीं तो कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए देंगे। ठीक है ना। अब ये कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। समझ गए क्या, डज नॉट क्रॉस, दिस डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं करता। क्या एंसेफेलोपैथी को ये ठीक कर सकता है क्या, No. क्या ये No, एंसेफेलोपैथी sir. वाला केस में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। समझ गए नहीं क्या, दे सकते। शुड नॉट बी Yes, sir. एडमिनिस्टर एलोन, इसको अकेला नहीं दे सकते। समझ गए। इफ एंसेफेलोपैथी वी शुड नॉट एडमिनिस्टर द कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए एलोन। हमें किसके साथ देना पड़ेगा, अगर एंसेफेलोपैथी है तो डाइमर कैप्रोल और उसके साथ क्या देंगे, कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए। समझ गए क्या, समझ Yes, गए। sir. चलो, so does not cross blood brain barrier, that's why we should not give, should not be administered, should not be administered, administered, ठीक है ना, in case of, in case of encephalopathy, encephalopathy alone। समझ गए क्या, should not be administered alone, alone इसको अकेला कभी नहीं दिया जाता encephalopathy वाला केस में। अगर encephalopathy वाला केस में देना है तो कैसे देंगे, we should administer डाइमर कैप्रोल। ठीक है ना, डाइमर कैप्रोल प्लस इसके साथ क्या देंगे, कैल्शियम डाइसोडियम एसिड आई मीन ईडीटी, ये दोनों को मिला के देंगे। कौन सा केस में, अगर किसी का एंसेफेलोपैथी हो। समझ गए, हाँ या ना बोल दो एक बार, Yes, समझ गए क्या, हाँ या ना Yes, बोलो। sir. अभी हमारे Yes, पास ना sir. दो टाइप का एजेंट है, क्या हो गया, एक है ओरल एजेंट, क्या क्या होता है बता दो, ओरल एजेंट में क्या क्या, एक है Suximo. सक्सिमर, Suximo. वेरी गुड। नंबर 2 क्या है, And D-penicillamine. वेरी गुड, Penicillamine. पेनिसिलामाइन। ठीक है ना। और पैरेंट्रल आईवी और आईएम, आईएम के लिए कौन सा ड्रग अवेलेबल है, नंबर 1 Dimer. Dimer caprol. डाइमर कैप्रोल, डाइमर कैप्रोल। एंड नंबर 2 क्या है बताओ,
कैल्शियम कैल्शियम डाइसोडियम डाइसोडियम वेरी गुड, ईडीटी। कैल्शियम डाइसोडियम, ठीक है ना, कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटी डाइसोडियम ईडीटी, ईडीटी है ठीक है ना, समझ में ईडीटी आ रहा है क्या? डाइमर कैप्रोल दूसरा नाम बता दो, ब्रिटिश ब्रिटिश एंटी एंटी लिविसाइड लिविसाइड, लिविसाइड ब्रिटिश एंटी लिविसाइड या बाल लिविसाइड बोलते हैं इसको, BAL, ठीक है ना, याद रखना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? सो दिस इज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट विल रिगार्डिंग द आर्सेनिक पॉइजनिंग, ठीक है, आर्सेनिक पॉइजनिंग, आर्सेनिक टॉक्सिसिटी जो भी बोल सकते हो। आर्सेनिक पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग का जो मोस्ट कॉमन सोर्सेस होता है, सोर्सेस के रिगार्डिंग बात करें यहाँ पे, सोर्स क्या होता है आर्सेनिक पॉइजनिंग का? सो मोस्ट कॉमनली जो आर्सेनिक का सोर्स होता है वो है इंडस्ट्रियल सोर्स, इंडस्ट्रियल सोर्स, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग आजकल माना जाता है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के वजह से ये आर्सेनिक पॉइजनिंग होता है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। इसमें क्या होगा, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, माइन में काम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो माइनिंग में काम करते हैं, ठीक है ना, या फिर जो लोग मेटल रिफाइनिंग में काम करते हैं, मेटल रिफाइनिंग फैक्ट्री, रिफाइनिंग, ठीक है ना। नंबर थर्ड, जैसे कि मान के चलो जो टिम्बर ट्रीटमेंट कराते हैं, टिम्बर मतलब मान के चलो जो लॉग्स होता है ना, वुड का लॉग, जो टिम्बर में काम करते हैं, टिम्बर ट्रीटमेंट के लिए जो काम करते हैं वो लोग, उनको आर्सेनिक पॉइजनिंग का जो सोर्स है ना, यहाँ से मिलता है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर से। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, आर्सेनिक पॉइजनिंग जो होता है वो ज्यादातर किन लोगों को होता है, या कौन से टाइप का ये पॉइजनिंग है, तुम बोल सकते हो इंडस्ट्रियल टाइप, ठीक है। तो यस मोस्ट सर कॉमनली हमें मिला कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ज्यादातर आई मीन आर्सेनिक का पॉइजनिंग होगा, और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पर पाया जाता है, इज द वाटर, वाटर में ज्यादातर पाया जाता है। तो सोर्स के अंदर अगर बात करें, सो व्हाट आर द सोर्सेस हियर, नंबर वन सोर्स, मोस्ट कॉमन सोर्स अगर बात करें इज द वाटर, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन सोर्स इज द वाटर। नंबर टू फूड, ठीक है ना, थर्ड सी फूड, सी फूड अगर कंटामिनेट हुआ। नंबर फोर जैसे राइस हो गया, कंटामिनेटेड राइस विद द आर्सेनिक। नंबर 5 फ्रूट्स अगर कंटामिनेट हुआ है आर्सेनिक से। नंबर 6 वेजिटेबल्स, ठीक है ना। और कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस आता है, तो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस के अंदर कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस उसके अंदर क्या है, आर्सेनिक है। तो अगर कोई पेशेंट आया तुम्हारे पास आर्सेनिक पॉइजनिंग का सिम्टम दिखा रहा है, देन यू शुड सस्पेक्ट, आई मीन यू शुड टेक द हिस्ट्री ऑफ कि वो कोई आयुर्वेदिक मेडिकेशन ले रहा था क्या, ये क्वेश्चन लेना, आई मीन पूछना चाहिए, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में इस बार पूछा था नर्सेट में रिगार्डिंग द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग, वो क्वेश्चन पूछा था कि टिपिकल फीचर आर्सेनिक पॉइजन में क्या आता है, टिपिकल फीचर इज गार्लिक ऑर्डर, लहसुन, लहसुन का स्मेल आना, जिसको आर्सेनिक पॉइजनिंग है, जब वो ब्रीथ कर रहा होगा ना तुम्हें गार्लिक स्मेल आएगा, ठीक है ना। सो गार्लिक ऑर्डर, गार्लिक ऑर्डर, ठीक है। सो गार्लिक ऑर्डर कहां पर, जो ब्रीदिंग कर रहा है, ब्रीदिंग एयर, समझ गए। सो गार्लिक ऑर्डर फ्रॉम द ब्रीथ एंड द बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड एंड ब्रीथ के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, अगर पास में खड़े हो तो वो गार्लिक जैसा स्मेल कर रहा होगा, समझ गए क्या, समझ यस गए सर क्या। चलो, यहाँ पे अगर आर्सेनिक का पॉइजनिंग होता है, यहाँ पर क्लिनिकल फीचर अलग अलग होगा बेस्ड ऑन कि कितना मतलब ड्यूरेशन से आर्सेनिक पॉइजनिंग है। तो इसमें एक्यूट वाला केस में सिम्टम्स अलग होगा एंड क्रोनिक वाला फीचर अलग होगा आर्सेनिक पॉइजनिंग का। So the clinical feature of arsenic poisoning can be categorized into two based on कि acute poisoning है या फिर chronic poisoning है। So acute वाला केस में क्या फीचर्स होगा एंड chronic वाला केस में क्या फीचर्स होगा, ऐसे करके हम दो डिफरेंट क्राइटेरिया बना सकते हैं यहाँ पे। सो acute वाला केस में क्या क्या होगा, नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट इज आई टोल्ड, acute वाला केस में क्या होगा, द स्मेल, स्मेल क्या है बताओ, गार्लिक ऑर्डर गार्लिक ऑर्डर, ठीक है ना, ब्रीदिंग गार्लिक एयर ऑर्डर होगा, ठीक है ना। जीआई सिम्टम नंबर टू, तो जीआई सिम्टम क्या होगा, नंबर वन
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड जीआई सिम्टम में क्या होगा, कोलेरा लाइक, याद रखो यहाँ पे कोलेरा लाइक डायरिया, कोलेरा लाइक डायरिया मतलब कोलेरा जैसा, कोलेरा में जैसे डायरिया होता है मतलब वाटरी राइस वाटर डायरिया होता है कोलेरा में, सो दैट टाइप ऑफ डायरिया विल बी हियर इन केस ऑफ द आर्सेनिक पॉइजनिंग, कोलेरा लाइक डायरिया, कोलेरा लाइक डायरिया, ठीक है ना। इसमें क्या होगा बताओ, वाटरी टाइप का होगा, राइस वाटर डायरिया होगा, राइस वाटर डायरिया जो कोलेरा में होता है बेसिकली, राइस वाटर डायरिया, ठीक है ना। इसमें प्लस साथ में क्या आ सकता है, ब्लड आ सकता है, ठीक है ना, राइस वाटर डायरिया और साथ में ब्लड भी आ सकता है। अगर राइस वाटर डायरिया होगा देन यू माइट थिंक अबाउट हाइपोवोलेमिक शॉक और डिहाइड्रेशन, हाँ या ना बोलो, इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, Yes, sir. Dehydration. विल थिंक अबाउट Hypovolemic, sir. हाइपोवोलेमिक शॉक, हाँ या ना बोलो, Yes, sir. हाइपोवोलेमिक शॉक। एंड मैनेजमेंट कैसे होगा पता है तुम्हें, समझ गए क्या, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्यूट वाला केस के बारे में बात करते हैं और क्रोनिक वाला केस में आगे बात करेंगे। सो एक्यूट वाला केस में और क्या फीचर्स होगा, अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसमें आरिथमिया होगा, आरिथमिया होगा, समझ गए। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखें सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें सीजर होगा, ठीक है, कोमा होगा, एंसेफेलोपैथी होगा, एंसेफेलोपैथी, ठीक है। अगर हम स्किन देखें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। स्किन अगर देखें तो स्किन में क्या फीचर्स होगा, ठीक है, स्किन के अंदर क्या फीचर्स होगा, इज नंबर 1 एलोपेसिया, हेयर लॉस, ठीक है ना, क्या होगा, एलोपेसिया मतलब क्या, हेयर लॉस, समझ गए। एंड इंपॉर्टेंट है स्किन के अंदर क्या दिखेगा, नीज लाइन, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, नीज लाइन, नीज लाइन मतलब क्या, नीज लाइन मतलब ल्यूकोनिकिया, इसको बोलते हैं क्या, ल्यूकोनिकिया, ल्यूकोनिकिया, ल्यूकोनिकिया स्ट्रियाटा, ल्यूकोनिकिया स्ट्रियाटा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूं, तुम्हें समझ में अच्छा से आएगा। ल्यूको मतलब क्या रहे, व्हाइट, ठीक है ना, ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट मतलब क्या, ल्यूको मतलब क्या, एंड ओनिकिया मतलब क्या था, किया मतलब यहाँ पे नेल, ठीक है। एंड स्ट्रियाटा मतलब क्या, स्ट्रिया मतलब क्या, स्ट्रिया मतलब ऐसे क्या ना, मतलब क्या बोले, स्ट्रिया मतलब कैसे बोले, किसी को पता है, Strips types. हाँ स्ट्रिप्स टाइप का, मतलब स्ट्राइप जैसे होता है ना हमारा शर्ट वगैरह में या फिर कोई ड्रेस में, मतलब जैसे स्ट्राइप्स आता है या ना बोलो, तो स्ट्रिया मतलब यहाँ पे क्या आता है, Yes, स्ट्रियाटा sir. मतलब स्ट्राइप्स, समझ गए। सो देयर विल बी व्हाइट स्ट्राइप्स ओवर द नेल, व्हाट इज दिस कॉल्ड, ल्यूकोनिकिया स्ट्रियाटा, Leconikia stripe. ठीक है ना। सो यू कैन सी द फीचर ऑफ ल्यूकोनिकिया स्ट्रियाटा, इसमें क्या है बताओ, नेल के अंदर क्या है, पहले आ गया नेल, नेल के अंदर क्या है, व्हाइट Straight up. कलर का स्ट्राइप्स है या ना, व्हाइट स्ट्राइप्स है, इसे क्या बोलेंगे, व्हाइट स्ट्राइप्स है, क्या बोलेंगे, ल्यूकोनिकिया, इसको ल्यूको, व्हाइट को क्या ले लो, ल्यूको, हाँ, एंड नेल को क्या लेंगे, ल्यूको Lico. ओनिकिया, है या ना, Onychia. ल्यूकोनिकिया, एंड स्ट्राइप्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रियाटा, Liconicia. स्ट्रियाटा, Here. तो क्या बोलेंगे, Striata. ल्यूकोनिकिया स्ट्रियाटा, फीचर्स ऑफ व्हाट, Liconicia आर्सेनिक striata. पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग में आ रहे, समझ गए क्या, है या ना बोलो। Yes, sir. आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या आएगा, ल्यूकोनिकिया स्ट्रियाटा, दिस इज वन मोर इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये कौन सा पॉइजनिंग में आता है, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन, या फिर ऐसे पूछेगा ये कंडीशन को क्या बोलते हैं, समझ गए, कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकोनिकिया स्ट्रियाटा या मीज लाइन, इसको अदरवाइज क्या बोलते हैं, मीज लाइन, मीज लाइन बोल सकते हैं, सो मीज लाइन बोल सकते हैं या ल्यूकोनिकिया स्ट्रियाटा बोल सकते हैं, जो कि नेल के ऊपर व्हाइट स्ट्राइप्स होता है, समझ गए। एंड अदरवाइज यू कैन से दिस इज बिकॉज ऑफ द आर्सेनिक पॉइजनिंग। कोई डाउट यहाँ तक बता दो एक बार, No. चलो No, sir. No, sir. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस वन, क्रोनिक वाला केस में अगर बात करें,
सो क्रोनिक, ये अक्यूट वाला केस में इतना हो गया। सो अक्यूट वाला केस में क्या रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, जीआई सिस्टम में क्या बोला मैंने, अक्यूट वाला केस में कोलेरा लाइक डायरिया, Cholera like diarrhea. कोलेरा लाइक डायरिया, Cholera like Like diarrhea. ठीक है ना। अक्यूट Rice वाला or केस में अगर मान लो spot. आर्सेनिक पॉइजनिंग, मतलब कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले हुआ है, देन देयर विल बी द अक्यूट सिम्टम्स राइस वाटर ब्लडी डायरिया, समझ गए, राइस वाटर डायरिया, व्हाट इज दिस कॉल्ड, कोलेरा लाइक डायरिया, समझ गए। Cholera like सीरियस, diarrhea. हार्ट Yes, में sir. क्या रहा है, डिजारिथमिया होगा, ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस Yes, सिस्टम sir. में एंसेफेलोपैथी होगा। स्किन में टिपिकली ये Encephalopathy. क्वेश्चन पूछेगा, alopecia. स्किन में, Alopecia. हाँ स्किन पूछेगा, एलोपेसिया पूछेगा, और क्या पूछेगा, Alopecia and स्किन Erythema. पूछेगा, हाँ measles. मतलब Leukocyte. इंडिकोमेट्री सिस्टम अगर बात करें, इंडिकोमेट्री में पूछेगा, एक है एलोपेसिया, दूसरा मीज लाइन, Alopecia. Measles. मीज लाइन या ल्यूकोनिकिया स्ट्रियाटा, ठीक है ना, Liconicia वेरी striata. गुड, ल्यूकोनिकिया Yes, स्ट्रियाटा, sir. वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूकोनिकिया स्ट्रियाटा, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करेंगे रिगार्डिंग क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग, ठीक है, क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। इस बार क्वेश्चन क्या पूछा था बताओ, ये क्वेश्चन पूछा था कि गार्लिक ऑर्डर स्मेल जो है ना, वो कौन सा पॉइजनिंग में होता है, ठीक है ना। अगर तुम्हें Seizure. पता है देन यू कैन आंसर इट कि आर्सेनिक पॉइजनिंग में होता है, समझ गए ना, समझ गए ना। तो क्रोनिक वाला Yes, केस sir. में क्या क्या फीचर्स होगा, क्रोनिक वाला केस में वेरी इंपॉर्टेंट, Yes, sir. डर्माटाइटिस होगा, डर्माटाइटिस, ठीक है ना, डर्माटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, राइट। यहाँ पे क्या होगा, नंबर 1 हाइपर केराटोसिस, हाइपर केराटोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर केराटोसिस, हाइपर केराटोसिस, नंबर 1। नंबर 2 और क्या होगा, और क्या होगा, द ड्यू ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप, ये फीचर का याद रखो, कैसे मैं बोल रहा हूँ इसको, ड्यू ड्रॉप ऑन डस्टी रोड अपीयरेंस, ड्यू ड्रॉप ऑन डस्टी रोड अपीयरेंस, ड्यू ड्रॉप ऑन डस्टी रोड अपीयरेंस, मतलब ये हर बात ना, यहाँ पे हर एक बात में जो जो बोल के जा रहा हूँ, यहाँ पे हर एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हर एक बात इम्पोर्टेंट है, हर एक बात से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। रिगार्डिंग हाइपर केराटोसिस क्वेश्चन पूछेगा, रिगार्डिंग ड्यू ड्रॉप ऑन डस्टी रोड अपीयरेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा रिगार्डिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है ये वाला केस में, न्यूरोपैथी, और ये वाला केस में ये भी होगा आर्सेनिक पॉइजनिंग में, ये विटामिन B1 का डेफिशिएंसी, समझ गए। क्रोनिक वाला केस में कौन सा विटामिन का डेफिशिएंसी होता है, विटामिन B1 डेफिशिएंसी, ठीक है ना। डेफिशिएंसी मतलब क्या, विटामिन B1 मतलब थायमिन का डेफिशिएंसी होना, समझ गए। Thiamine. इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसे बोलते हैं ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज होता है, DISEASE, ब्लैक फुट डिजीज, समझ गए क्या, Yes, sir. ब्लैक फुट डिजीज होगा। इसमें और एक इम्पोर्टेंट फीचर आता है कि आर्सेनिक कोई भी ऑर्गन को छोड़ता नहीं है, हर एक ऑर्गन को डैमेज करता है, बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी मल्टी ऑर्गन फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर, समझ गए क्या, मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा क्योंकि कोई भी एक ऑर्गन को नहीं छोड़ता, समझ गए। आइए ना बोलो एक बार, Yes, sir. चलो Yes, यहाँ पे sir. बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं रिगार्डिंग कि अगर आर्सेनिक का, इनऑर्गेनिक आर्सेनिक, मतलब आर्सेनिक दो तरह का आते हैं, एक तीन तरह का, एक है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एक गैस वाला फॉर्म। अभी जो हम बात कर रहे हैं गैस वाला अभी तक बात नहीं की, मैं बताऊंगा आगे। गैस में एक टिपिकल फीचर आता है, अगर आर्सेनिक गैस पॉइजनिंग हुआ तो इसमें एक ब्लैक वाटर यूरिन या हेमोग्लोबिन यूरिया होता है, मैं बताऊंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक गैस पॉइजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर आएगा, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये गैस नहीं है, these are going to be your inorganic और organic arsenics, ठीक है। सो क्रोनिक वाला केस में क्या क्या हुआ, क्रोनिक वाला केस में क्या क्या फीचर्स हुआ, नंबर वन Dermatitis. Dermatitis. Hyperkeratosis. And dew drop. हाँ यहाँ पे Dew पिक्चर drop में दिखा on. देता हूँ। हाइपर केराटोसिस मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो केराटिन बहुत ज्यादा अमाउंट का स्किन के Keratin. डिपॉजिट हुआ है। हाइपर मतलब क्या, एक्सेस अमाउंट का, हाँ या ना बोलो। एंड Yes, sir. केराटोसिस मतलब Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. केराटिन Keratin. स्किन के ऊपर बहुत Yes, ज्यादा sir. डिपॉजिट हो जाता है। व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड, Hyperkeratosis. हाइपर केराटोसिस,
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे याद रख सकते Yes, हो, sir. मतलब मान के चलो एक रोड है, डस्टी रोड, मडी रोड है, इसके ऊपर मान के चलो जो ओस का बूंद है ना, वो बूंद गिरा है, तो पैची टाइप का ओस का जो बूंद गिरने के बाद जो रोड के ऊपर दिखेगा, so that is how the hand or palm will be looking like. That is what called as dew drop on dusty road. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्लैक कलर का कुछ पैची स्किन के ऊपर लेजेंड्स हैं, हाँ ये ना, पैची लेजेंड्स ओवर द palms. What is this called? This is called dew drop appearance. हाँ ये ना, Dew dew drop on drops on dusty road. appearance. Dew drops, Yes, sir. dew drops on dusty road appearance. Dusty road appearance. ठीक है ना, ड्यू ड्रॉप्स ऑन डस्टी रोड अपीयरेंस कौन सा केस में आ रहा है? आर्सेनिक पॉइजन, आर्सेनिक Yes, sir. पॉइजन, समझ गए। इससे छोड़ के यहाँ पर और एक Yes, sir. इम्पोर्टेंट फीचर मैंने क्या बोला था, द ब्लैक फुट डिजीज। Black foot disease. ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज इज वन मोर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द आर्सेनिक पॉइजन। समझ गए क्या? ब्लैक फुट डिजीज, Yes, यहाँ sir. पे क्या आ रहा है? ब्लैक फुट डिजीज में क्या आ रहा है? Black ब्लैक फुट foot. डिजीज मोस्ट Black. कॉमनली पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है ना, पेरिफेरल, ठीक है ना, पेरिफेरल, पेरिफेरल द वास्कुलर सिस्टम या ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाता है, ब्लड वेसल अफेक्ट होता है, वेसल्स अफेक्ट होता है, एंड इसके वजह से क्या होता है? ब्लड वेसल ब्लैक कलर हो जाता है, समझ गए, बिकॉज ऑफ द आर्सेनिक। एंड यहाँ पे कैसे दिख रहा है? देखो, ब्लैक फुट दिख रहा है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? ब्लैक फुट डिजीज, समझ गए? Black foot disease. वेरी गुड, Yes, sir. ठीक है ना। चलो, Yes, sir. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द स्किन मैलिग्नेंस। अगर आर्सेनिक ज्यादा हुआ तो स्किन कैंसर होता है, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे रिगार्डिंग द आर्सेनिक गैस। अगर आर्सेनिक गैस हम, मतलब आर्सेनिक गैस मान के चलो वहीं पे हमने एक्सपोजर हो गए, कोई फैक्ट्री में आर्सेनिक को यूज कर रहे थे और वहाँ पे केमिकल आर्सेनिक का यूज किया जा रहा था फैक्ट्री में, और हमने क्या किया, वहाँ पे काम कर रहे थे, वर्कर थे और एक्सपोज हो गए। तो वो गैस जैसे हमारा अंदर जाता है ना बार बार डेली, तो इसमें क्या होगा, हमारा मासिव हेमोलाइसिस होता है, मासिव बहुत ज्यादा अमाउंट का आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, और बहुत सारे आएंगे किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू, समझ गए। तो जैसे आरबीसी ब्रेकडाउन होगा ज्यादा अमाउंट का, वो यूरिन के थ्रू आएगा। व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड? कॉल्ड हेमोग्लोबिन यूरिया, Hemoglobinuria. हेमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है ना, हेमोग्लोबिन Yes, sir. यूरिया। Urea. अभी हेमोग्लोबिन यूरिया में अगर हेमोग्लोबिन यूरिन के अंदर आएगा तो कैसे दिख रहा है? यहाँ पे कोका कोला जैसा दिख रहा है, Coca-Cola. Yes, sir. कोका-कोला जैसा दिख रहा है। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द ब्लैक यूरिन, समझ गए, ब्लैक वाटर यूरिन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? ब्लैक वाटर, ठीक है, ब्लैक वाटर यूरिन, समझ गए, हेमोग्लोबिन यूरिया या ब्लैक वाटर यूरिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन सा केस में आ रहा है? आर्सेनिक पॉइजनिंग, Arsenic exposure. आर्सेनिक पॉइजनिंग, समझ गए। आर्सेनिक पॉइजनिंग मतलब कौन सा टाइप का आर्सेनिक? नॉट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दिस इज आर्सेनिक गैस, Gas. Arsenic gas. समझ गए। तो आर्सेनिक गैस अगर एक्सपोज हुए तो ये वाला केस में टिपिकल फीचर जो आ रहा है वो क्या है? देयर इज मैसिव ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द हेमोग्लोबिन इज गोइंग टू excreted through the urine, making the urine black in color, समझ गए। so because of the occupational exposure to the arsenic या arsenic gas, ठीक है ना, याद रखना। so hemoglobin यूरिया ब्लैक वाटर यूरिन कब होता है? exposure to the arsenic gas, ठीक है ना, arsenic gas, exposure to arsenic gas, ठीक है ना, leads to hemoglobin यूरिया या ब्लैक वाटर, Black water. Black water urine. समझ गए। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ, जल्दी बताओ, Excessive breakdown of आरबीसी, R- समझ गए। सो आरबीसी हेमोलाइसिस होता है, और आरबीसी हेमोलाइसिस Yes, sir. होने पर क्या होगा? हेमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, है या ना, ज्यादा बाहर आएगा, और जैसे हेमोग्लोबिन आता है वो किसके थ्रू जाएगा? यूरिन के थ्रू, और यूरिन बनेगा कैसा? ब्लैक कलर का, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लैक वाटर यूरिन या हेमोग्लोबिन यूरिया, समझ गए। सो आर्सेनिक गैस की वजह से ये सारे मिनिमम तुम्हें चीजें याद रखना पड़ेगा। तो आर्सेनिक के साथ जो इम्पोर्टेंट फीचर हमने क्या क्या बताया, आर्सेनिक के साथ क्या क्या एसोसिएटेड है? वेरी इंपॉर्टेंट, अडर। अडर क्या था बताओ? गार्लिक अडर, Ginger. Garlic. जिंजर नहीं, जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाओगे, Garlic salt. गार्लिक का पेस्ट, Garlic order. ठीक है ना। तो पेस्ट नहीं बनाना यहाँ पे जिंजर गार्लिक का, क्या हो रहा है यहाँ पे? गार्लिक, गार्लिक अडर होगा,
ठीक है। नंबर 1 Then अदर record. गार्लिक ऑर्डर, कौन सा केस, आर्सेनिक पॉइजनिंग, ठीक है ना। नंबर 2 हाइपर केराटोसिस, याद है, हाइपर केराटोसिस, हाइपर केराटोसिस। जो Hyperkeratosis. एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो चीज में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता के जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आते क्या, ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू ड्रॉप्स ऑन Dewdrops on Dusty dusty road. road appearance. डस्टी रोड अपीयरेंस, समझ गए, ड्यू ड्रॉप्स ऑन डस्टी रोड अपीयरेंस। इसमें क्या दिखता है, Dusty road डार्क, appearance. हाँ, डार्क ब्राउन कलर का Black पैच दिख रहा patches. है, डार्क Dark ब्राउन brown कलर का patches. पैच, समझ गए, या स्किन लेजेंड्स दिखता है, समझ गए। इसे छोड़ के क्या हो रहा है, ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज, समझ गए। और क्या हो रहा है इसमें, जल्दी बताओ, हेमोग्लोबिन यूरिया या ब्लैक वाटर डिजीज, ब्लैक वाटर डिजीज। और डायरिया होता है, Black डायरिया कौन water सा टाइप का, disease. कोलेरा टाइप का, वाटेरी, हाँ या ना, Cholera. राइस वाटर, Rice राइस water. वाटर, Rice water. राइस वाटर डायरिया, समझ Bloody गए, rice राइस water. वाटर डायरिया Blood. होगा। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है आर्सेनिक के रिगार्डिंग, जो कि क्वेश्चन पूछ सकते, ठीक है ना। चलो आगे बात करें रिगार्डिंग द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे बताओ, ब्लड, मतलब ये ब्लड में देखना पड़ेगा ना, ब्लड लेवल ऑफ आर्सेनिक, जैसे हम देख रहे थे ब्लड लीड लेवल, है ये ना, यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, Yes, आर्सेनिक sir. लेवल, आर्सेनिक लेवल, Blood arsenic level. हाँ, ब्लड आर्सेनिक लेवल, ब्लड या फिर बोल सकते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना, प्लाज्मा आर्सेनिक लेवल, समझ गए क्या, आर्सेनिक लेवल देख सकते हैं, ठीक है। वैसे और क्या देख सकते हैं, सीबीसी, ठीक है ना, इसमें क्या मिलेगा हमें, हेमोग्लोबिन का लेवल मिलेगा, आरबीसी का लेवल मिलेगा, हाँ या ना, क्योंकि ये Hemoglobin. सारे ब्रेकडाउन हो जाते RBC. हैं, हाँ Yes, या ना, sir. ब्रेकडाउन होते हैं, और Yes, ब्रेकडाउन होने sir. पर कौन से टाइप का एनीमिया होगा, माइक्रोसाइटिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में, याद रखना, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन एंड आरबीसी क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन, समझ गए। इसे छोड़ के यूरिन के अंदर भी हमें मिलेगा आर्सेनिक, ठीक है ना, यूरिन स्पॉट टेस्ट से बोलेंगे, यूरिन स्पॉट टेस्ट, यूरिन स्पॉट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, फॉर आर्सेनिक हमें मिला, ब्लड के अंदर आर्सेनिक मिला, और यूरिन के अंदर भी टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन स्पॉट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, समझ गए, हाँ या ना बोले, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम क्या कर सकते हैं, इमेजिंग स्टडी, इमेजिंग दोनों, मतलब लीड पॉइजनिंग में भी और आर्सेनिक पॉइजनिंग में, दोनों केस में इमेजिंग किया जाता है। इमेजिंग में इंपॉर्टेंट ये है, जब तुम सीटी स्कैन, एक्सरे कुछ भी करोगे ना, वो लीड पॉइजनिंग या फिर आर्सेनिक पॉइजनिंग में, एक्सरे में क्या दिखेगा, एक्सरे तुम्हें क्या करना, एब्डोमिनल एक्सरे करना है, दोनों केस में, लीड एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग, एब्डोमिनल एक्सरे, ठीक है ना। एब्डोमिनल एक्सरे अगर तुम करोगे तो कैसे दिखेगा, एब्डोमिनल एक्सरे करने पर क्या होगा, वो केस में करेंगे अगर हमें पता है कि लीड या आर्सेनिक वो खा लिया है, अगर नहीं खाया है तो फिर हमें एक्सरे करने का कोई जरूरत है नहीं, हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। तो हमें ये एक्सरे करने से पहले कंफर्म करना पड़ेगा, मेक श्योर, कंफर्म करो कि स्टोमक के अंदर क्या है, स्टोमक के अंदर क्या है, लीड है या फिर आर्सेनिक, उसके बाद एक्सरे कराओ, अदरवाइज तुम्हें एक्सरे में कुछ नहीं दिखेगा। सो कंफर्म, ये इंश्योर करो कि द स्टोमक हैज लीड और मे बी द आर्सेनिक, अगर स्टोमक के अंदर लीड या आर्सेनिक है देन यू गो फॉर द एक्सरे, अदरवाइज कोई इसमें बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे कंफर्मेशन, तो हमें ये पूछना पड़ेगा हिस्ट्री, कि तुम खाए हो या इनहेल किए हो, कैसे किए थे, कैसे पॉइजनिंग हुआ, हिस्ट्री टेकिंग में पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये लीड और आर्सेनिक अगर लेस देन 1 आवर के अंदर वो खाया है देन ये स्टोमक के अंदर होगा, अगर वो ज्यादा हो गया देन ये ब्लड सर्कुलेशन को ऑब्जर्व हो गया होगा, तो उसके बाद हमें करने का कोई जरूरत है नहीं एक्सरे, वो तो ब्लड के अंदर घुस गया होगा, अभी उसके बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए स्टोमक के अंदर लीड या आर्सेनिक है या नहीं, ये पहले हमें जानना जरूरी है, ठीक है ना। फिर भी अगर हम एक्सरे करेंगे, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो एब्डोमेन में अगर होगा देन लीड आर्सेनिक कैसे दिखेगा, ओपेक दिखेगा, जैसे बोन दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, जैसे हम क्या करते हैं बैरियम स्वैलो टेस्ट करते हैं, वैसे व्हाइट कलर का जीआई ट्रैक्ट दिखेगा,
ठीक है ना, लीड और आर्सेनिक पॉइजनिंग है तो एब्डोमिनल एक्सरे करने पर क्या होगा, ये दिखेगा तुम्हें, समझ गए, Opaque रेडली look. ओपेक दिखेगा। सो स्टोमक Yes, sir. मस्ट लीड और नॉट, ये पहले तो कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बोलूं एक्सरे, अगर हम एक्सरे करना तो एक्सरे करने पर क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा, जीआई ट्रैक्ट विल बी ओपेक। जीआई ट्रैक्ट कैसे दिखेगा, ओपेक दिखेगा, ऑन फिल्म ओपेक दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा, लाइक सिमिलर टू बैरियम स्वालो। बैरियम स्वालो करके एक्सरे जैसे करते हैं, जैसे दिखता है व्हाइट कलर का, वैसे यहाँ पर दिखेगा। इसे छोड़ के जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी यहाँ पर होता है, इसलिए नर्व कंडक्शन टेस्ट करा सकते हैं। नर्व कंडक्शन टेस्ट, नर्व कंडक्शन टेस्ट फॉर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, फॉर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी, ठीक है। ईसीजी करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि कार्डियक का अरिथमिया होता है या ना, अरिथमिया होता है। अरिथमिया को जानने के लिए हमें ईसीजी करना पड़ेगा, है या ना, बोलो, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी सैंपल क्या लेना, अगर मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि आर्सेनिक का पॉइजनिंग हुआ है और मुझे सैंपल लेना है, तो सैंपल क्या चाहिए इसमें, जल्दी बताओ। ब्लड ले सकते हैं, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Blood, urine. Urine. ब्लड, यूरिन, ये सारे ले सकते हैं, हाँ या ना। तो Yes, sir. सैंपल एक्यूट वाला केस में याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड Blood. क्रोनिक वाला केस में अलग है। ये एग्जाम में ट्रिकी वाला क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि क्रोनिक वाला केस में क्या हम ब्लड को ले सकते हैं, क्वेश्चन इज नो, आई मीन आंसर इज नो। क्रोनिक वाला केस में मान के चलो किसी ने मतलब लीड या आर्सेनिक को एक्सपोज हुआ, ये लंबा टाइम हो गया है और वो एक्सपोज नहीं, पर सिम्टम्स सारे आ रहे हैं, तो वो थोड़ी ना ब्लड के अंदर होगा, वो नहीं होगा ना अभी, समझ गए, वो ऑर्गन को डैमेज करा और यूरिन के थ्रू बाहर चला गया, समझ गए। तो वो आर्सेनिक और लीड जो है Yes, sir. उस टाइम के अंदर ब्लड में रहेगा और मान के चलो 2 दिन 3 दिन को रहा और फिर निकल के बाहर चला गया, लेकिन उसके अंदर वो ऑर्गन पूरा डैमेज कर लिया, समझ गए। और वो जो सिम्टम्स है ना वो बढ़ता गया धीरे धीरे और ये क्रोनिक हो गया, लेकिन आर्सेनिक और लीड और बॉडी के अंदर है नहीं। अब एक क्रोनिक केस में अगर ब्लड हम टेस्ट कराएंगे तो तुम्हें वहां पे आर्सेनिक और लीड नहीं मिलेगा, समझ गए। अगर कहीं पे तुम्हें लीड मिलेगा क्रोनिक वाला केस में या आर्सेनिक मिलेगा, तो वो कहां पर मिलेगा, जो ब्लड के अंदर से स्किन के अंदर, मसल के अंदर, या फिर बोन के अंदर, या फिर तुम्हारा नेल बेड के अंदर वहां पे घुसा हुआ है, या हेयर के अंदर वो आर्सेनिक है, वो वहां पर मिलेगा तुम्हें। वहां पर डिपोजिट होकर कुछ आर्सेनिक रह गया होगा, लेकिन ब्लड के अंदर और नहीं होगा, समझ गए क्या। तो अक्यूट वाला केस में याद रखना, अक्यूट वाला केस में सैंपल जो लेते हैं वो क्या लेंगे, ब्लड लेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्रोनिक वाला केस में वी शुड नॉट टेक द ब्लड, बिकॉज आर्सेनिक रैपिडली क्लियर हो जाता है ब्लड से और वो जाके स्किन के अंदर, बोन के अंदर वहां पे डिपोजिट होगा और कुछ एक्सक्रीट होके पूरा कंप्लीटली बाहर चला जाएगा। तो इतना है। तो क्रोनिक केस में क्या लेंगे, नेल का सैंपल ले सकते हैं, ठीक है ना, और किसका सैंपल लेंगे, हेयर का सैंपल ले सकते हैं, ठीक है, और किसका, बोन बायोप्सी ले सकते हैं, बोन बायोप्सी, एंड और किसका, स्किन का सैंपल ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ अमाउंट का आर्सेनिक जो है वो डिपॉजिट होके रह गया होगा, लेकिन अक्यूट वाला केस में ये नहीं ले सकते। अक्यूट वाला केस में ब्लड लेंगे, यहाँ पे होगा ब्लड के अंदर आर्सेनिक का जो कंसेंट्रेशन होगा, ठीक है। सो अक्यूट वाला केस में हम ब्लड लेते हैं, क्रोनिक वाला केस में वी आर नॉट टेकिंग द ब्लड। समझ गए क्या, समझ गए क्या। Yes, sir. Yes, sir. चलो, सो ब्लड नहीं लिया जाता, वी आर नॉट टेकिंग, ब्लड इज नॉट टेकन एज सैंपल, इज नॉट टेकन, ठीक है ना, टेकन एज सैंपल, एज सैंपल, ठीक है ना, फॉर क्रोनिक केस, समझ गए, आई मीन इन क्रोनिक केस। क्रोनिक केस में हम क्या नहीं करना, ब्लड को आज सैंपल नहीं लेना, इतना समझ गए, हाँ या ना, बोलो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग, वही जो चिलेटिंग एजेंट हम बात कर रहे थे वही दिया जाएगा। इससे पहले हमारा यहाँ पे वोमिटिंग और डायरिया हुआ था, वोमिटिंग प्लस डायरिया हुआ, उसके लिए क्या होगा, वी शुड एडमिनिस्टर द क्रिस्टल ऑयल्स, आइसोटोनिक सलाइन, आरएल एंड एनएच वगैरह, ठीक है ना। सो हमारा जो मेन मकसद है वोमिटिंग एंड डायरिया में क्रिस्टल ऑयल देने का, वो क्या होता है,
the fluid resuscitation and hemodynamic stability. Hemodynamic stabilization या stability, समझ गए क्या? मतलब जो बीपी, पल्स ये सारे ठीक हो जाए, इसलिए हम आइसोटोनिक आरएल, एनएस ये सारे मतलब देते हैं। उसके बाद मैंने एक चीज बोला था आर्सेनिक पॉइजनिंग में कि विटामिन B1 का क्या होता है? डेफिशिएंसी। Deficiency. तो इसमें क्या Iron करना पड़ेगा? deficiency. रिप्लेसमेंट है ना, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा किसका? विटामिन B1 का। समझ गए क्या? हाँ या ना बोलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सारे Sir, सर yes. सुन रहे हो, समझ में आ रहा है तो? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट, और कैसे कर सकते हैं? ओरोगैस्ट्रिक लैवेज करा सकते हैं। लैवेज मतलब स्टोमक के अंदर एनजी ट्यूब या ओजी ट्यूब डालेंगे, डालने के बाद वहां पे फ्लश करके निकाल के बाहर लेके आएंगे। अगर स्टोमक के अंदर कुछ अमाउंट का आर्सेनिक होगा तो वो आ जाएगा। समझ गए क्या? Yes, sir. ओरोगैस्ट्रिक लैवेज, ओरोगैस्ट्रिक लैवेज, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना रिगार्डिंग ओरोगैस्ट्रिक लैवेज, तुम्हें क्या करना? बिफोर डूइंग ओरोगैस्ट्रिक लैवेज यू मेक श्योर कि स्टोमक के अंदर आर्सेनिक है। तो कैसे कंफर्म करेंगे? रेडियोलॉजिकली, ठीक है ना? डू द एक्सरे, ठीक है ना? पहले क्या करो? एक्सरे X-ray. करो, ठीक है ना? एक्सरे करने के बाद तुमने क्या X-ray. किया? कंफर्म किया कि आर्सेनिक है इन स्टोमक, Hey, arsenic है. आर्सेनिक इन स्टोमक, कंफर्म आर्सेनिक इन स्टोमक, स्टोमक के अंदर है आर्सेनिक, एंड देन यू गो फॉर व्हाट? ओरोगैस्ट्रिक लैवेज। Orogastric lavage. समझ गए? ओरोगैस्ट्रिक लैवेज। तो पहले क्या करना है? कंफर्म करना है, एक्सरे कराओ, एब्डोमिनल एक्सरे करो, देखो स्टोमक के अंदर आर्सेनिक है, देन यू गो फॉर द ओरोगैस्ट्रिक लैवेज, अदरवाइज यू शुड नॉट। समझ गए? नेक्स्ट इज एक्टिवेटेड चारकोल। आगे बढ़ाऊंगा मैं रिगार्डिंग एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मेटल, हेवी मेटल का पॉइजनिंग वाला केस में एक्टिवेटेड चारकोल को यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना? सो एक्टिवेटेड चारकोल इज नॉट इंडिकेटेड इन द हेवी मेटल पॉइजनिंग। इसमें क्या आ रहा है? वो हो गया मर्क्यूरी, हो गया वो लीड, हो गया हमारा आर्सेनिक, हो गया। वो सारे केसेस में एक्टिवेटेड चारकोल को नहीं दिया जाता। कौन सा केस में देते हैं? जब ड्रग का पॉइजनिंग हुआ हो, ड्रग ओवरडोज हुआ हो, समझ गए? ड्रग ओवरडोज हुआ हो वो वाला केस में एक्टिवेटेड चारकोल को दे सकते हैं। समझ गए क्या? समझ गए क्या? चलो अभी आते हैं Yes. रिगार्डिंग द चिलेशन। तो चिलेशन थेरापी में वही हमने जो बोला था कि ओरल वाला ड्रग, ओरल में क्या था? सक्सिमर था, समझ गए? और पेरेंट्रल वाला मतलब इसमें सक्सिमर है और क्या था बताऊं? सक्सिमर को छोड़ के डी DAL. पेनिसिलामाइन, और पेरेंट्रल क्या था बताऊं? Dimorcarpol. Calcium डाइमर Calcium bisodium. Calcium disodium EDTA. DDTA. ठीक है ना? तो वही सारे ड्रग्स यहाँ पे यूज किया जाएगा। एंड मोस्ट कॉमनली क्या क्या यूज किया जाता है? ओरल के लिए सक्सिमर, ठीक है ना? फर्स्ट लाइन में बोल रहा हूँ। एंड नंबर 2 IVIM के लिए क्या? जल्दी बताओ। डाइमर कैप्रोल। डाइमर कैप्रोल वाला केस में मैंने क्या बोला? क्या एलर्जी होने पर नहीं देंगे? Peanut oil. Peanut butter. Peanut oil. पीनट बटर मतलब खाने पे लगे हो क्या? जी, कोई जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना रहा है, कोई बना रहा है पीनट बटर बना रहा है, मतलब क्या करोगे तुम? अब यहाँ पे डाइमर कैप्रोल अगर पीनट ऑयल का, ठीक है ना, पीनट ऑयल का अगर क्या हो? एलर्जी हो, ठीक है ना, तो वो वाला केस में क्या नहीं देना? डाइमर कैप्रोल को नहीं देना। समझ गए? चलो आगे बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलो पहला वाला क्वेश्चन है, अभी तुम्हें कलम का मैचिंग करना है। कलम 1 में कुछ यहाँ पे मेटल है और कलम 2 में इसका डिजीज है। तुम्हें क्या करना? इसको जोड़ना है। आर्सेनिक के वजह से क्या डिजीज हो रहा है, नाइट्रेट के वजह से क्या होगा, मर्क्यूरी के वजह से क्या होगा, ठीक है ना? ऐसे जोड़ना है, ठीक है? और यहाँ पे बताना ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी या डी या ई करेक्ट है। तो पहले जोड़ना शुरू करो। तो आर्सेनिक के साथ क्या जाएगा पहले तो बताओ?
Blackfoot Blackfoot disease. disease. तो एक के साथ तो 5 जाएगा, समझ गए क्या? एक के B साथ और क्या D. जाएगा? 5 जाएगा, तो क्या बोल देंगे? A5, ठीक है ना? A5 जैसे हमें पता चला तो E को हटा देंगे इधर से, राइट? यहाँ पे एक के साथ 2 जोड़ा है तो इसको हम हटा देंगे, और क्या हटेगा? C हट जाएगा, आंसर डी होगा। एक हटा A देंगे. भी हट जाएगा। ए अभी भी हमारे पास 2 बचा, B और D, ठीक है ना? तो एक के साथ 5 जा रहा है। उसके बाद और तुम्हें क्या पता बताओ? आर्सेनिक के साथ हो गया, और क्या बताया तुम्हें बताओ? फ्लोराइड के साथ स्केलेटल फ्लोरोसिस, ये तो जाएगा 100%, है या ना? बोलो। Yes, sir. तो ई के साथ Yes, 4 sir. जाएगा। अब यहाँ पे बी और डी को देखो, बी ई के साथ 4 कहाँ पर है? बी होगा। समझ गए B. क्या? Option B में. Sir, अभी B देखो, होगा. अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, ये 2 आ गया ना, तो फिर आंसर बना सकते हो। समझ गए? ई के साथ क्या जुड़ा है? Yes, sir. 4 Yes, जुड़ा sir. है। अगर बाकी Little तुम्हें नहीं process. पता तो तुम आंसर 4. कर सकते हो। समझ गए? बाकी अगर तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं बता Yes, देता sir. हूँ Yes, इसके sir. साथ क्या जुड़ा है। तो आर्सेनिक इज एसोसिएटेड विद द ब्लैक फुट डिजीज, ये हो गया ए। समझ गए? आर्सेनिक के साथ क्या डिजीज एसोसिएटेड है? ब्लैक फुट डिजीज, ठीक है ना? Blackfoot नाइट्रेट के disease. साथ, नाइट्रेट के साथ क्या एसोसिएटेड है? दिस इज ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है ना? नाइट्रेट के साथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आर्सेनिक के साथ क्या? ब्लैक फुट डिजीज, ठीक है ना? नाइट्रेट के साथ क्या? नाइट्रेट के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, Blue baby syndrome. Baby syndrome. ब्लू बेबी सिंड्रोम, समझ गए? उसके बाद आता है क्या? मर्क्यूरी, ठीक है ना? मर्क्यूरी, सो मर्क्यूरी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? Minamata disease. मीनामाटा डिजीज, Minimata ठीक disease. है ना? मीनामाटा डिजीज, ठीक है? ये याद रखने वाला चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। Disease. कैडमियम, कैडमियम के साथ क्या एसोसिएटेड है? इटाई इटाई, इटाई इटाई ठीक है ना? तो ये एक जापानीज वर्ड है, इटाई इटाई, इसका मतलब इट हर्ट्स, इट हर्ट्स। समझ गए? इटाई इटाई मतलब क्या? इट हर्ट्स, इट हर्ट्स, इट हर्ट्स, समझ गए? इट हर्ट्स, इट हर्ट्स, तो ये इटाई इटाई बोलते हैं जापान में। सो कैडमियम की वजह से पहले ये जापान में ये वाला डिजीज आया था, इसलिए इटाई इटाई यहाँ पे बोला जाता है। सो कैडमियम इज एसोसिएटेड विद इटाई इटाई डिजीज, ठीक है? नेक्स्ट आता है क्या? फ्लोराइड, Itai. फ्लोराइड, फ्लोराइड मतलब क्या? किसके साथ जुड़ा हुआ है? डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल Skeletal फ्लोरोसिस, आया disease. ना? स्केलेटल, स्केलेटल फ्लोरोसिस, ठीक है ना? तो ये सारे याद रखने वाला चीज है यहाँ पे, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे हैं। B. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लीड पॉइजनिंग, लीड पॉइजनिंग की वजह से क्या होगा? एनीमिया टाइफाइड, टेटानस, डायरिया, Anemia. एनीमिया तो लीड पॉइजनिंग की वजह से 2 चीज होता है, क्या? देयर इज डिक्रीज हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन, Hemoglobin production. एंड Yes, इंक्रीज sir. आरबीसी, RBC destruction. and both will lead to Destruction. the hemolytic Nemesis. anemia or Anemia. समझ गए? आइए ना बोलिए। So the answer is Yes, sir. option D. Next Option part D. is the Blackfoot disease is caused due to the groundwater contaminated with excess of dust. Arsenic. Arsenic. Answer is the arsenic. Arsenic. ठीक है ना? C. देखो, थोड़ा एक बार तुमने ये थ्योरी पढ़ लिया ना, तुम्हें बहुत आसान होगा एमसीक्यू सॉल्व करने में, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे हैं। Yes, sir. Severe lead poisoning is treated with dash. Option is Saxima. Succimer. सक्सिमर पूरा देखो, अगर यहाँ पे अगर सक्सिमर को छोड़ के अगर यहाँ पे क्या लिखा होता? डाइमर कैप्रोल लिखा होता, तो क्या आंसर देते? क्या आंसर देते बताओ? क्यों? डाइमर कैप्रोल। यहाँ पे क्या लिखा है? Severe. Severe. ज्यादा तुम डाइमर कैप्रोल को प्रायोरिटी देते, क्यों? ये सीवियर लिखा है, समझ गए ना? क्योंकि ये जो Yes, sir. सक्सिमर है Yes, sir. ये कब यूज करते हैं? when it will be the lead level will be between 45 to 45 to 69. 45 39 आइए ना पर डेसिलीटर microgram per यूज किया deciliter. जाता है, समझ गए क्या? डाइमर कैप्रोल अगर 70 के ऊपर जाता है, और कैसे देते हैं? ओरली देते हैं, 70 oral. समझ गए? कितना डोज में देते हैं? बेसिकली देते हैं क्या? 10 मिलीग्राम, आई मीन 10 3 मिलीग्राम पर केजी दिया जाता है। पर सक्सिमर केजी। डोज है वो कैसा है?
10 mg per kg, समझ गए? पर 10 milligram per kg. हाँ, पर एवरी 8 आवर, एवरी 8 आवर, समझ गए क्या? हर 8 घंटे में, मतलब टीडीएस देना है, समझ गए क्या? और कितना दिन के लिए देंगे? इंटू 5 डेज, समझ 5 गए? days. इनिशियली कैसे देंगे? 10 mg पर केजी टीडीएस देंगे 5 दिन के लिए, उसके बाद क्या करेंगे? 14 दिन तक देंगे वही 10 mg पर केजी, ठीक है ना? कैसे देंगे? बीडी देंगे इंटू 14 डेज, ठीक है? दिस इज व्हाट द सक्सेसिव डोज विल, ठीक है? तो पहला वाला डोज क्या रहा है? 10 mg पर केजी टीडीएस इंटू 5 डेज, ठीक है ना? 10 mg पर केजी देन टीडीएस इंटू 5 डेज, 5 days. 5 डेज। नेक्स्ट कैसे देंगे? 10 mg पर केजी 10 mg per kg दिया into जाएगा 14 days. इंटू 14 डेज, into 14 days. ठीक है ना? दिस इज व्हाट द सक्सेसिव डोज विल बी। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। In lead TDS poisoning, the habits. Burton lines appear as dash. Option A: bluish purple on gums, greenish coating on gums. C: brown stains on gums. D: rust or line on gums. Bluish purple on Bluish gums. purple on gum. Bluish purple on gums. ठीक है ना? The answer Purple is on gum. Bluish purple on gums. So what is this called? The Burton lines. ये कौन सा केस में आ रहा है? लीड पॉइजनिंग वाला केस, Option A. ठीक है ना? चलिए Butter lead poisoning. यहाँ पे बताओ, बाल मतलब क्या रहा है? ब्रिटिश, जल्दी बताओ। एंटी This is anti-lewisite. Lewisite. It is anti-lewisite. Lewisite. ये क्वेश्चन पूछा कि ब्रिटिश एंटी ल्यूइसाइड या अदरवाइज इसे क्या बोलते हैं? डाइमर कैप्रोल, डाइमर कैप्रोल, ठीक है ना? ब्रिटिश Dimer एंटी cap- ल्यूइसाइड या डाइमर कैप्रोल is useful in treating poisoning due to all except मतलब कौन सा केस में इसको नहीं दिया जाता, ठीक है ना? डाइमर कैप्रोल या ब्रिटिश एंटी ल्यूइसाइड कौन सा केस में नहीं दिया जाता? लीड, Organic mercury. Cadmium. Organic वही mercury. क्या बोला था मैंने? डाइमर कैप्रोल को कौन सा केस में नहीं देते? एक एक क्या था बताओ? सर आयरन और कैडमियम में नहीं। आयरन एंड कैडमियम, Cadmium. ठीक है ना? आयरन एंड कैडमियम याद है या ना? बताओ, मैंने बोला था या नहीं Yes, बोला? sir. Yes, sir. ओके Yes, क्या? sir. तो मैंने क्या बोला था? So dimer capsule should not be given in case of iron poisoning and cadmium poisoning. क्यों? ये Iron दोनों and cadmium. जब ये मिल जाता है, Cadmium क्या होगा. मिल जाता है? ये डाइमर कैप्रोल मिल जाता है। आयरन या कैडमियम के साथ अगर डाइमर कैप्रोल मिल गया तो दिस मेक्स ए टॉक्सिक सब्सटेंस और टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना? एंड दैट डैमेजेस योर ऑर्गन्स, सो वी शुड नॉट Renal, cadmium poisoning. So while the dimer Cadmium the poisoning. British anti-lewisite is not given in case of cadmium and iron poisoning, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम। एक्सेप्ट पूछा कौन सा Option केस C. में नहीं देते, आंसर हो गया कैडमियम, Cadmium. ठीक है? चलो अदरवाइज बाकी मैंने क्या बोला? लीड केस में भी दिया जाता है डाइमर कैप्रोल, आर्सेनिक वाला केस Arsenic में भी दिया जाता है. Organic मर्क्यूरी mercury वाला दिया जाता है. नेक्स्ट क्लास में मर्क्यूरी पढ़ेंगे, वो केस में भी दिया जाएगा। लेकिन Yes, sir. देंगे कौन सा नहीं, वो है कैडमियम एंड आयरन। Iron. Which of the following is a treatment of choice for a child with lead poisoning? लीड पॉइजनिंग वाला केस में कौन सा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है? ऑप्शन है एक्टिवेटेड चारकोल, बी एंटी एमेटिक, सी चिलेटिंग एजेंट, डी गैस्ट्रिक लैवेज। देखो सारे किया जाते हैं। अगर ऐसे देखो है ना, ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होगा। जैसे आज तुम थ्योरी पढ़े हो इसलिए तुम्हें आंसर पता है, अगर एग्जाम में जाओगे ना तुम भूल जाओगे, क्योंकि गैस्ट्रिक लैवेज भी किया जाता है या ना? बोलो। चिलेटिंग एजेंट भी दिया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है, एंटी एमेटिक्स भी दिया जाता है, इपिक का करना वो दिया जाता है। अब यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल कौन सा केस में? ये नहीं दिया जाएगा। कौन से केस में? हेवी मेटल पॉइजनिंग। Heavy metal poisoning. हेवी मेटल पॉइजनिंग में नहीं दिया जाता क्योंकि ऑब्जर्व नहीं कर सकता। कौन सा केस में देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल को? Yes, sir. टॉक्सिसिटी। Drug overdose. Heavy drug overdose. अब यहाँ पे लीड पॉइजनिंग अगर हुआ तो एक्टिवेटेड चारकोल तो नहीं दिया जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन खत्म, आई मीन पहला वाला क्वेश्चन नहीं सर। समझ गए? अगर चिल्ड्रन है तो गैस्ट्रिक लैवेज या एंटी एमेटिक मान के चलो, अगर दे दिए एंटी एमेटिक क्या होगा? एंटी एमेटिक विल स्टॉप द वोमिटिंग, समझ गए? ये तो बाहर नहीं आने वाला, Vomiting. समझ गए? तो एंटी एमेटिक्स तो नहीं दिया Yes, जाएगा। sir.
नेक्स्ट एमएसएस के लिए दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। एंटीएमेटिक्स नहीं, समझ गए, मैं गलत बोला, एंटीएमेटिक्स नहीं दिया जाता, यस सर। समझ गए। एंड गैस्ट्रिक लैवेज जो है, गैस्ट्रिक लैवेज किया जाता है, बट यू शुड कंफर्म कि ये लीड पॉइजनिंग जो है वो स्टोमक के अंदर है, इफ प्रेजेंट और नेट। यस ये सर। वाला बात आता है। और गैस्ट्रिक लैवेज अगर करेंगे भी, पॉसिबिलिटी है एस्पिरेशन का, समझ गए, सो एस्पिरेशन चांसेस देयर, सो चाइल्ड वाला केस में गैस्ट्रिक लैवेज नहीं किया जाएगा, समझ गए। टू अवॉइड और टू प्रिवेंट एस्पिरेशन वी आर नॉट डूइंग द गैस्ट्रिक लैवेज इन चाइल्ड। सो आंसर बन जाता है क्या, चिलेटिंग एजेंट। ओके, सो चिलेटिंग एजेंट इज द करेक्ट आंसर। और चिलेटिंग एजेंट में क्या क्या दिया जाता है पता है तुम्हें, ओरल दिया जाएगा या फिर आईवीआईएम जो भी है, पेरेंटल। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following chelating agent is recommended for lead poisoning with the signs of encephalopathy? अगर encephalopathy है तो कौन सा chelating agent को दिया जाएगा? ऑप्शन है सक्सिमर, ये भी डाइमर कैप्रोल। पेनिसिलामाइन, डाइमर कैप्रोल, कैल्शियम ईडीटीए या ई डाइमर कैप्रोल प्लस कैल्शियम ईडीटीए। कौन बोलेगा? तो मैंने क्या बोला, जब एंसेफेलोपैथी होता है, सर डाइमर कैप्रोल। डाइमर कैफ्रोल होगा। डाइमर कैप्रोल Dimer इट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, हमें पता है या ना, दिस क्रॉस, एंड ये कैल्शियम क्रॉस नहीं करता। ये दोनों तो मलगम नहीं दिया जाता है एंसेफेलोपैथी वाला केस में, पहले तो, राइट। अभी मैंने बोला कि एंसेफेलोपैथी वाला केस में जो है, ठीक है ना, वो क्या दिया जाता है, डाइमर कैप्रोल प्लस साथ में कैल्शियम ईडीटी दिया जाता है। अभी नोट देखो, आंसर वहाँ पे ई। मैंने बोला, नोट देखो वहाँ पे मैंने क्या बोला था, डाइमर कैप्रोल प्लस कैल्शियम ईडीटी दोनों को दिया जाएगा। calcium addictive. आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, ठीक है। चलो, तो which one of the following are the main targets of lead toxicity? कौन सा ऑर्गन है जो कि मेन टारगेट है लीड टॉक्सिसिटी का? ऑप्शन है लीवर एंड किडनी, बी नर्वस सिस्टम एंड हेमाटोपोएटिक सिस्टम, सी हार्ट एंड लंग्स, डी बोन एंड मसल्स। सर बी होगा। Option B, नर्वस सिस्टम एंड हेमाटोपोएटिक। नर्वस सिस्टम। तो लीड पॉइजनिंग में ज्यादातर क्या होता है, बच्चों वाला केस में सीएनएस, सीएनएस। एंड बड़ों वाला केस में टीएनएस। सीएनएस। पीएनएस। नहीं आ रहा है ना? यस। तो हमें तो ये सारे पता है। तो लीड टॉक्सिसिटी में ज्यादातर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। In chronic arsenic poisoning, the following samples can be sent for the laboratory examination except, क्या नहीं भेज सकते बताओ? Chronic ब्लड सैंपल। arsenic poisoning है, ब्लड सैंपल। Blood sample. ब्लड सैंपल। क्योंकि ब्लड से क्या हो गया होगा, वो क्लियर हो गया होगा, समझ गए। acute हो गया. नेल का दे सकते हैं, हेयर का दे सकते हैं, बोन मैप्स दे सकते हैं, स्किन दे सकते हैं, पर ये ब्लड सैंपल नहीं दे सकते। ये ब्लड सैंपल कौन से केस में देंगे, ओनली इन केस ऑफ acute condition, एक्यूट तो यहाँ केस। पे क्वेश्चन पूछा क्या, क्रोनिक एर्सेनिक पॉइजनिंग। अगर एक्यूट पूछता तो क्या बोलते, ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल। ठीक है ना। Blood sample. आगे बढ़ रहे हैं। Which of the following is the first principle of treatment of poisoning? अगर पॉइजनिंग हुआ, what is the first principle? ठीक है, ऑप्शन है रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम द बॉडी, डी स्टेबलाइजेशन ऑफ द वाइटल फंक्शंस, सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीडोट, डी रिमूवल ऑफ द अब्जॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम द बॉडी। सर बी। ए। अब एंटीडोट ना देने के लिए पूरा एंड में आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता क्या पॉइजनिंग है, समझ गए। Yes sir. तो एंटीडोट एंड में यस आ रहा है। सर। सर ए ऑप्शन ए। तो यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ सर पे भी। प्रिंसिपल मैंने नहीं बताया, ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है ना, मैं इस पूरा सारे जो मेटल पॉइजनिंग है वो खत्म करने के बाद इसका आंसर दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी के लिए मैं बता देता हूँ जो एक्चुअल जो प्रोसेस होता है या प्रिंसिपल होता है ट्रीटमेंट का, कोई भी पॉइजनिंग का, तो पहला वाला स्टेप आता है क्या, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज सपोर्टिव केयर, ठीक है ना। सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर याद रखो। नंबर 2 क्या है, सपोर्टिव केयर के बाद आता है डीकंटामिनेशन। These are steps I am saying. Decontamination आगे बात करूंगा, हर एक स्टेप के बारे में बताऊंगा, सपोर्टिव केयर क्या है, डिकंटामिनेशन क्या है। नंबर थर्ड इज डायरेक्टेड थेरेपी, डायरेक्टेड थेरेपी। नंबर 4 आता है क्या, एनहांस्ड एलिमिनेशन,
एनहांस्ड एलिमिनेशन या एलिमिनेशन बोल सकते हो, एलिमिनेशन बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या रहा है, एस डी डी एंड ई, ठीक है, एस डी डी एंड ई, याद रखना यहाँ पे एस डी डी एंड ई, ये 3 चीज याद रखना, आई मीन 4 चीज याद रखना, जो कि ये एस डी डी ई, एस डी डी के बारे में बताता हूँ मैं, ये तुम्हें हेल्प करेगा याद रखने के लिए, एस डी डी एंड ई, ठीक है ना। एस मतलब क्या रहा है, सपोर्टिव थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, एंड डी मतलब क्या रहा है बताओ, Decontamination. Decontamination. डीकंटामिनेशन, एंड नेक्स्ट डी का मतलब क्या रहा है बताओ, Directed Directed therapy. डायरेक्टेड थेरेपी, डायरेक्टेड थेरेपी, ठीक है ना। एंड लास्ट में आ रहा है क्या, एलिमिनेशन, Enhanced elimination. एनहांस्ड एलिमिनेशन या एलिमिनेशन जो भी बोल सकते हो। एस के अंदर और एक निमोनिक में बताता हूँ यहाँ पे, एस मतलब आ रहा है क्या, सक्सिमर, ठीक है ना। डी मतलब क्या आ रहा है, डी पेनिसिलामाइन, एंड नेक्स्ट डी मतलब क्या आ रहा है, डाइमर कैप्रोल, डाइमर कैप्रोल, एंड नेक्स्ट ई मतलब क्या आ रहा है, इडिटिए। यहाँ पे ड्रॉप्स भी तुम याद रख सकते हो, समझ गए। सो एस डी डी ई, ठीक है, इससे याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2 चीज तुम्हें याद रखने के लिए हेल्प होगा, या यहाँ पर एक क्या, पहला वाला स्टेप याद होगा, नंबर 2 याद होगा तुम्हें क्या क्या ड्रॉप्स, सक्सिमर एंड डी पेनिसिलामाइन ओरल है, और डाइमर कैप्रोल एंड डीडीटीए हो गया आईवी, और आईएम दिया जाता है पैरेंटल रूट, ठीक है ना। तो एस डी डी ई इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आगे बता रहा हूँ मैं, तो सपोर्टिव केयर जो पहला वाला स्टेप आता है, उसी के अंदर हमें क्या करना, सपोर्टिव केयर में जो वाइटल साइन है उसे स्टेबल कराना होता है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा इसके रिगार्डिंग। तो आंसर क्या हो जाता है, स्टेबलाइजेशन ऑफ द वाइटल, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन आर्सेनिक पॉइजनिंग डैश डेफिशिएंसी Vitamin B1. Vitamin B1. आंसर इज Vitamin B1. और दिस इज कॉल्ड एज थायमिन, Answer. Thiamine. और डिजीज क्या होगा, बेरी, Very good. ठीक है ना। थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से बेरी होता है। Which of the following skin manifestation is generally seen in the chronic arsenic poisoning? Vitiligo, Hyperkeratosis. hyperkeratosis and D psoriasis. आंसर क्या होगा, hyperkeratosis। नेक्स्ट आता है आर्सेनिकोसिस में अगर थ्रू व्हाट, मतलब आर्सेनिक पॉइजनिंग जो होता है वो ज्यादातर किसके थ्रू होता है, सारे चीज की वजह से होगा, लेकिन ज्यादा क्या होगा, ज्यादा Water. वेरी गुड। चलो तो आज का क्लास इतना, मुझे लग रहा है जितना मैंने पढ़ाया है रिगार्डिंग लीड एंड आर्सेनिक सबको समझ में आ गया होगा, या फिर डाउट है तो पूछ लो फिर। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ओके बाय, Yes, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.